हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुप्रीम गॉड एम्परर का एपिसोड नंबर 10। तो पिछले एपिसोड में हमें मालूम हो गया कि मोयेन पर हमला करवाने वाली और कोई नहीं बल्कि सेकंड लेडी थी। वो ये सब इसीलिए करती है ताकि उसका बेटा यंग चेयरमैन बन सके, लेकिन मोयेन ने तो उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। साथ ही साथ मोयेन ने कीशियान अकेडमी के लाइफिंग हॉल की 9th क्लास को ज्वाइन कर लिया था। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर 9th और 10th क्लास के ग्रुप से हुई, जहाँ पर तो 9th क्लास का लीडर 10th क्लास की बेइज्जती करते हुए कह रहा था, कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारी क्लास के एक बच्चे का भी नाम ड्रैगन लिस्ट में मौजूद नहीं। और वैसे होगा भी कैसे, क्योंकि तुम लोगों के टीचर्स तो तुम लोगों को छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि तुम्हारी क्लास को कोई भी नहीं पढ़ाना चाहता। जिस पर तो 9th क्लास का लीडर जवाब देते हुए कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम ये सारी बकवास करना बंद कर दो। हमारे टीचर सिर्फ अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए गए हैं और अगर तुमने उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन 10th क्लास का लीडर तो काफी बदतमीज था, इसीलिए वो दोबारा से ताइफेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ताइफेंग बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो क्योंकि तुम 2 साल से फिजिकल बॉडी रेलम पर ही अटके हुए हो, जबकि तुम मुझे देखो, मैं स्पिरिचुअल गैप रेलम के फर्स्ट लेवल पर हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो हम दोनों फाइट कर सकते हैं। ये सुनकर तो ताइफेंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए 10th क्लास के लीडर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन उसने तो सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए ताइफेंग के अटैक को रोक दिया। अब वो दोबारा से फ्लेक्स करते हुए कहता है कि लिस्ट ऑफ अर्थ स्पिरिट में मेरा रैंक है 99। क्या अब भी तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? इस लीडर के चमचे भी कहीं पीछे रहने वाले थे, वो भी फौरन से ताइफेंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, ताइफेंग तुम्हारी जितनी यहाँ पर बेइज्जती हो चुकी, तुम्हें तो चाहिए महीना भर अकेडमी ही ना हो। ये कहते साथ ही उन सब लोगों ने मिलकर ताइफेंग पर हंसना शुरू कर दिया, जबकि वो 10th क्लास का लीडर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ताइफेंग को दूर पटक देता है। इतने में ही वहाँ पर एंट्री होगी डायरेक्टर सोंग और मोयेन की, जो कि आते साथ ही इन दोनों से सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था। जिस पर तो 10th क्लास का लीडर फौरन से जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं सर, बस ताइफेंग के हाथों में खुजली हो रही थी और वो किसी से फाइट करना चाहता है, इसी वजह से हमारी 10th क्लास ने एक प्लान सोचा। ताइफेंग को भी समझ आ चुका था कि ये कमीना उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से वो डायरेक्टर सोंग से शिकायत करते हुए कहता है, डायरेक्टर सोंग हमारे पास कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं, जिसकी वजह से हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं कर पा रहे। डायरेक्टर सोंग के पास तो उनके इस मसले का हल पहले से ही मौजूद था, इसीलिए वो उनसे कहते हैं कि ये है मिस्टर मोयेन जो कि आज से आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये सुनकर तो 10th क्लास ने मोयेन का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो उनसे कह रहे थे, क्या ये 9th क्लास का टीचर बनेगा? ये तो मुझे 20 साल का भी नहीं लगता है अकेडमी वालों ने इन्हें ये टीचर थमा के अपनी जान ही छुड़ाई है, क्योंकि कोई भी टीचर 9th क्लास को पढ़ाना नहीं चाहता। इनकी किस्मत तो वाकई में काफी खराब है। जबकि मोयेन तो इनकी सारी बातों को इग्नोर किए जा रहा था क्योंकि उसकी नजर मुंह के इम्तिहान पर पड़ जाती है, जो कि उससे छुपने की कोशिश कर रहा था। ये देखते हुए मोयेन अपने मन में कह रहा था, आखिर कितने दिन तुम मुझसे इस तरह छुप लोगे। इसके बाद वो सब लोगों से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है, मेरा नाम है मोयेन और आज से मैं आप लोगों का टीचर हूँ। ये सुनकर तो सारी 9th क्लास ने मोयेन को ग्रीट करना शुरू कर दिया, जबकि कुमिंग यहाँ पर ताइफेंग के पास आते हुए कहता है, मुझे गेस करने दो, ये तुम्हारे साथ कितना टाइम निकालेगा, 1 महीना या शायद आधा, क्योंकि जब इसे भी मालूम हो जाएगा कि तुम लोग किसी काम के नहीं तो बाकी टीचर्स की तरह ये भी भाग जाएगा। कुमिंग को तो अपने टीचर्स की भी इज्जत का जरा ख्याल नहीं, इसी वजह से तो वो इसी तरह की बातें करे जा रहा था। ये सुनकर तो ताइफेंग को गुस्सा आ गया। अब वो गुस्से से कहता है, कुमिंग तुम अपनी बकवास बंद क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि डायरेक्टर सोंग और मिस्टर मोयेन यहाँ पर खड़े हैं? लेकिन कुमिंग तो काफी बेशर्म था और इसी बेशर्मी के साथ कहता है, आखिर मैंने गलत क्या कहा? तुम्हारे पास अगर एबिलिटी है तो मुझसे फाइट करके प्रूव करो। अगर तुमने इस फाइट को जीत लिया तो मैं तुम्हें डैड बुलाऊंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर 3 दफा कहना होगा कि मैं ट्रैश हूँ। ये सुनकर तो ताइफेंग को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि वो कुमिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मोयेन के होते हुए तो कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं, इसीलिए वो कहता है कि तुम दोनों फाइट करोगे। ये सुनते साथ तो ताइफेंग परेशान होते हुए कहता है कि टीचर आखिर मैं इसके साथ फाइट कैसे कर सकता हूँ? मैं तो कुमिंग का ओपोनेंट भी नहीं। ये सुनकर तो मोयेन ताइफेंग को
हौसला दिलाते हुए कहता है, तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो, जबकि तुम दोनों में तो सिर्फ एक ही लेवल का डिफरेंस है, फिर भी तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। लेकिन ताइफेंग तो अभी भी इस मैच के लिए तैयार नहीं था। कमीने कुमिंग की जुबान भी यहाँ पर कहीं बंद रहने वाली थी। वो फौरन से बोलते हुए कहने लगा, तुम सबने सुन लिया ना कि टीचर मो येन ने क्या कहा कि ताइफेंग और मेरे दरमियान फाइट होगी। उन्होंने 9th क्लास का प्रिंसिपल होते हुए मुझे इसकी इजाजत दे दी है। अगर तुम अब इस मैच के लिए मना करते हो तो तुम अपने ही टीचर की बेइज्जती करोगे। लेकिन ताइफेंग तो अपने टीचर्स की काफी रिस्पेक्ट करता था, इसी वजह से वो उदास होते हुए इस मैच के लिए एग्री हो गया। अब मो येन ताइफेंग के पास आते हुए उसे कहता है कि तुम इस मैच को जीत जाओगे, अपने आप पर यकीन रखो, बस तुम्हें मेडिटेट करने की जरूरत है। ये कहते साथ ही मो येन ने अपनी थोड़ी सी पावर्स को ताइफेंग की बॉडी में डाल दिया, जिसके बाद तो ताइफेंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गया। और थोड़ी देर ही मेडिटेट करने के बाद हम देखते हैं कि ताइफेंग ने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। ताइफेंग अब स्पिरिचुअल गैप रेलम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। ये देखकर तो वहाँ मौजूद सब लोग ही हैरान हो चुके, क्योंकि ये वही पर्सन है जो कि पिछले 2 साल से फिजिकल बॉडी रेलम के लास्ट स्टेज पर था, लेकिन स्पिरिचुअल गैप रेलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और मो येन के आते साथ ही उसने स्पिरिचुअल गैप रेलम में ब्रेक थ्रू कर लिया। इसी वजह से वो मो येन का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर तो मो येन उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने ब्रेक थ्रू अपनी मेहनत से किया है। जाओ और जाकर फाइट करो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इस फाइट को नहीं हारोगे। और अगर तुम इस फाइट में हार भी गए तो कुमिंग के सामने तुम नहीं बल्कि मैं नील डाउन होऊंगा। ताइफेंग तो अब काफी मोटिवेट हो चुका था। वो मो येन से कहता है, टीचर मैं कभी भी आपको किसी के सामने नील डाउन नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस फाइट को जीत जाऊं। ये कहते साथ ही उसने कुमिंग को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया, लेकिन कुमिंग जिसे तो खुद पर कुछ ज्यादा ही प्राउड था। अच्छा तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज करोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। तुम स्पिरिचुअल गैप रेलम में तो पहुंच चुके हो, लेकिन तुम्हारा और मेरा अभी भी कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि मैं तुमसे 1000 गुना बेहतर हूँ। जबकि ताइफेंग के क्लास फेलोज उसे चीयर करते हुए कह रहे थे, लीडर हमें पूरा यकीन है कि इस फाइट को आप ही जीतेंगे, इसे अच्छा मजा चखाना ताकि ये फिर कभी हमारी 9th क्लास का मजाक ना उड़ा सके। इसके बाद तो आपका नाम भी अर्थ स्पिरिट लिस्ट में आ जाएगा। ताइफेंग भी अपने कदम कहीं पीछे हटाने वाला था। वो भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, चलो फाइट करें। और ये ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि कुमिंग इसे महसूस करते हुए कहता है, इसने अभी अभी स्पिरिचुअल गैप रेलम में ब्रेक थ्रू किया और इसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई। वो यहाँ पर अभी ये सब सोच ही रहा था कि ताइफेंग ने अपना फर्स्ट मूव चल दिया, जिसका नाम था मेट्रॉइड फुटस्टेप। वो इसका इस्तेमाल करते हुए कुमिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन कुमिंग ने तो साइड पर हटते हुए इसे डॉज कर लिया और वो एक काउंटर अटैक ताइफेंग पर करने ही वाला था। ताइफेंग उससे बचते हुए कहता है, तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मुझे हिट कर सकते हो? और ये कहते साथ ही ताइफेंग ने एक जोरदार मुक्का कुमिंग की टांग पर जड़ दिया। देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कुमिंग की टांग टूट चुकी। अब बारी है ताइफेंग की फ्लेक्स करने की, इसीलिए वो हवा में जाते हुए कहता है, कुमिंग तुम्हारा जो अर्थ स्पिरिट लिस्ट में 99 रैंक था अब वो मेरा हो चुका। मो येन तो अपने स्टूडेंट की ये प्रोग्रेस देखकर काफी खुश था। वो कहता है कि ये लोग तो इतने भी बुरे नहीं, जबकि कुमिंग तो अपने टांग को पकड़कर चिल्लाते हुए कह रहा था, मम्मी मेरी टांग। जिसके बाद तो ये सब लोग ही लाइफिंग हॉल की 9th क्लास की तरफ रवाना हो गए, जबकि पीछे की तरफ खड़े डायरेक्टर सोंग भी ये सारा नजारा देखते हुए अपने मन में कहते हैं, मो येन कोई सिंपल पर्सन नहीं, लगता है जल्दी एकेडमी में सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। सब लोगों के यहाँ से रवाना होने के बाद हम मू फेंगशियान और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि मू फेंगशियान से सवाल करते हुए कह रहा था कि मू येन तुम्हारी फैमिली से ही बिलोंग करता है ना? जिस पर तो मू फेंगशियान बहुत बुरा मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ ये मेरा भाई ही है। जो सुनकर तो उसका दोस्त स्वांगलिंग कहने लगा, फिर तो काफी मजा आएगा। एक ब्रदर स्टूडेंट जबकि दूसरा टीचर, तुम कब तक उससे छुपोगे, क्योंकि अब तो वो हमारी ही क्लास का इंचार्ज है। ये कहते साथ ही मू फेंगशियान भी क्लास की तरफ रवाना हो गया। क्लास में तो ताइफेंग मू येन का सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि ये है मू येन, आज से हमारे क्लास टीचर। लेकिन वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स में से तो किसी को इस बात की परवाह ही नहीं थी। तभी वहाँ पर मू फेंगशियान भी पहुँच गया, जिसे तो देखते हुए मू येन अपने मन में कह रहा था, इसे तो फादर बाहर से लेकर आए थे और ये भी मेरा भाई है। मू फेंगशियान तो यहाँ पर आते साथ ही अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाता है, क्योंकि वो मू येन से कोई भी बात नहीं करना चाहता। मू येन आज के हुए इंसिडेंट्स को देखने के बाद सबसे कहता है कि मेरी सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला तो मेरी क्लास को कोई बुली नहीं कर सकता और दूसरा मेरी क्लास को कोई भी अनफेयरली ट्रीट नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही अपने स्टूडेंट्स को सजा दे सकता हूँ। मू येन यहाँ पर अभी ये सब कह रहा था कि एक बच्चा हाथ उठाते हुए कहता है, टीचर मू, अगर किसी ने हम पर हाथ उठाया तो फिर हम क्या करेंगे? ये सुनकर तो ताइफेंग आगे की तरफ आते हुए कहता है कि हमें कोई भी बुली नहीं कर सकता।
सकता टीचर मोयन के होते हुए, क्योंकि वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि हमें बुली करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। मोयन यहाँ पर टाइफेंग की बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है कि आप लोग अभी थोड़े डाउट में होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आ जाएगा। मैं हूँ आपका बेस्ट टीचर मोयन। लेकिन मोयन के तो इस भाषण की किसी को भी जरा बराबर परवाह नहीं थी सिवाय टाइफेंग के। ये देखते हुए मोयन अपने मन में कह रहा था कि इन्हें तो बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ मेरा भाई मू फेंगशियान ही मार्शल आर्ट्स को जानता है। मोयन की क्लास अब ओवर हो चुकी थी, इसी वजह से वो वापस से घर की तरफ रवाना हो गया। टाइफेंग अब मोयन को रोकते हुए कहता है, टीचर मोयन जरा रुक जाए, मुझे आपसे बात करनी है। ये सुनकर तो मोयन भी रुक गया, जिस पर तो टाइफेंग ने बताना शुरू कर दिया कि हमारी क्लास में बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी हैं, जैसा कि फेंगशियान, श्यूरिन, लिंग, लिंजी, ये सब भी बहुत ज्यादा जीनियस हैं। कोई भी टीचर ना होने की वजह से सब लोग सेपरेटली प्रैक्टिस किया करते थे। मोयन भी उसकी ये सारी बातें गौर से सुन रहा था। इसके बाद वो उससे कहता है कि जाकर दूसरी क्लास के लिए सबको बुला कर लाओ। टाइफेंग के यहाँ से जाने के बाद मोयन अपने मन में कह रहा था कि मुझे इन लोगों को इनकरेज करना ही होगा ताकि ये लोग अच्छे से अच्छे प्रोग्रेस कर सके। तभी वहाँ पर अचानक से लिन शानयू भी पहुँच गया, जिसे तो यहाँ पर देखते साथ ही मोयन सवाल करके कहता है, लिन शानयू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर तो लिन शानयू मोयन को ग्रीट करते हुए कहने लगा, मास्टर मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। जिससे तो हमें एक बात समझ आ गई कि लिन शानयू ने उस मेथड को प्रैक्टिस कर लिया है। वाकई में लिन शानयू एक जीनियस है। ये देखकर तो मोयन भी काफी खुश था। इसके बाद वो लिन शानयू को लेते हुए जूशियान हॉल पहुंच गया, जहां पर तो नेन्यू एम्पायर के यंग जीनियसेस फाइट के लिए आया करते थे। अब मोयन लिन शानयू से कहता है, जाओ और जाकर प्रैक्टिस करो, तुमने बहुत सालों से फाइट नहीं की, मुझे अभी थोड़ा काम है इसीलिए मैं चलता हूँ। ये कहते साथ ही मोयन वहाँ पर लिन शानयू को छोड़ते हुए रवाना हो गया, क्योंकि उसे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी थी। थोड़ी देर के कल्टीवेशन के बाद हम देखते हैं कि मोयन के पास इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी कि स्पिरिचुअल गैप रेलम वाले प्रैक्टिशनर्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं। मोयन यहाँ पर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे लिन शानयू की याद आ गई, इसीलिए वो उसकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए यहाँ जूशियान हॉल में पहुँच चुका, जहाँ पर तो आसपास के लोग बातें करते हुए कह रहे थे कि ये लिन शानयू पहले वाला लिन शानयू नहीं रहा, क्योंकि वो तो एक ट्रैश बन चुका था जिसे सिर्फ ड्रिंक करने के अलावा कुछ नहीं आता। तभी उसके साथ वाली लड़की बोलते हुए कहती है कि वो सारी बातें पुरानी हो चुकी, तुम अब देखो लिन शानयू कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि उसने एक ही दिन में इमोर्टल लिस्ट के सब मेंबर्स को हराते हुए फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। मोयन भी यहाँ पर इन सब लोगों की बातें मुस्कुराते हुए सुन रहा था, क्योंकि वो भी काफी खुश है। तभी वहाँ पर अचानक से लिन शानयू का एक कजन भी पहुँच गया, जो कि उस पर भड़कते हुए कह रहा था, तुम्हारी स्पिरिचुअल पल्स तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और तुम तो कल्टीवेशन करने के काबिल ही नहीं, तो तुम यहाँ पर जूशियान हॉल में हमारी फैमिली को शर्मिंदा करने के लिए पहुँच गए, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वो ये सब यहाँ पर कह रहा था। लिनजियो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिन शानयू पर अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो लिन शानयू के पास पहुंच पाता, मोयन ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये देखते हुए लिनजियो कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए तुम इससे दूर ही रहो। जिस पर मोयन उसे जवाब देते हुए कहने लगा, तुम्हारी फैमिली का मैटर? मेरे ख्याल से तो ये मेरा बॉडीगार्ड है, इसलिए ये मैटर मेरा हुआ। लिनजियो भी यहाँ पर अपनी हरकतों से किस तरह बाज आ सकता था। वो फौरन से बोलते हुए कहता है, ये ट्रैश तुम्हारा बॉडीगार्ड है, मजाक मत करो। लेकिन मोयन ने भी उसे उसकी औकात दिखा दी। वो लिनजियो से कहता है, तुम जरा अपनी आंखें खोल कर देखो, क्योंकि लिन शानयू इमोर्टल लिस्ट के सेकंड रैंक पर है। लेकिन लिनजियो को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो हैरत से बोलते हुए कहने लगा, क्या ये और सेकंड रैंक पर? लिनजियो भला किस तरह से ही लिन शानयू की प्रोग्रेस को एक्सेप्ट कर सकता था, इसीलिए वो फौरन से अरीना में जाते हुए लिन शानयू को चैलेंज करके कहता है, अगर तुम मुझसे इस फाइट को जीत गए तो मेरा रैंक तुम्हारा हो जाएगा। लिन शानयू तो यहाँ पर लिनजियो से फाइट करने में घबरा रहा था, इसीलिए मोयन उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम आराम से इसे फाइट जीत सकते हो, इसीलिए जाओ। जो सुनकर तो लिन शानयू फौरन से अरीना की तरफ रवाना हो गया। लिनजियो तो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो दोबारा से लिन शानयू को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम तो पहले हमारी फैमिली के ट्रैश हुआ करते थे, अब मू फैमिली के कुत्ते बन गए। जिस पर तो लिन शानयू उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन लिनजियो को तो आदत है हर चीज में ही टांग अड़ाने की, इसलिए वो कहता है कि कैसे लेना देना नहीं, तुम भी तो मेरी लिन फैमिली से बिलोंग करते हो, इसीलिए मेरा तुम्हारी हर चीज से ताल्लुक है। ये कहते साथ ही लिनजियो ने
अपने ईगल विंग्स को बाहर निकाल लिया। उसे लग रहा था कि वो आराम से लिन शानयू को यहाँ पर हरा देगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि लिन शानयू ने सिर्फ अपनी जेट फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंजियो को हरा दिया। ना सिर्फ हराया बल्कि लिंजियो तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। फाइट को जीतने के बाद मोयेन और लिन शानयू मू मेंशन की तरफ रवाना हो गए, जबकि अरीना के आसपास मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे आखिर लिन शानयू ने लिंजियो को एक ही मूव का इस्तेमाल करते हुए कैसे हरा दिया, जबकि ये तो एक ट्रैश हुआ करता था। यहाँ रास्ते में मोयेन चलते हुए लिन शानयू से कहता है अब जबकि सबको मालूम हो चुका कि तुम मेरे गार्ड हो, इसलिए लिन फैमिली तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकेगा। जबकि लिन शानयू भी वापस से अपनी फैमिली में नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ पर उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। इसके बाद मोयेन ने अपने पास से हेवन डिफाइनिंग डिवाइन पल्स के सेकंड मेथड की टेक्निक निकाल कर लिन शानयू को दे दी। इसकी मदद से लिन शानयू तेजी के साथ कल्टीवेशन कर पाएगा, जबकि लिन शानयू भी ये बुक लेने के बाद काफी खुश था। इसके बाद जैसे ही मोयेन घर पहुँचता है तो उसका फादर उसका इंतजार कर रहा था, जो कि उससे सवाल करते हुए कहता है क्या तुमने ही लिन शानयू को ठीक किया, जिस पर तो मोयेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैंने ही उसे ठीक किया, साथ ही साथ अब वो मेरा बॉडीगार्ड है। जिस पर तो मोयेन का फादर कहने लगा कि इस तरह तो लिन फैमिली वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मुझे अब जरा बराबर भी उनकी परवाह नहीं, तुम्हारा जो दिल करता है वही करो। इसके बाद वो मोयेन से कहते हैं कि तुम्हारा ब्रदर मू फेंगशियान भी लाइफिंग हॉल में है, इसी वजह से तुम उसका ख्याल रखना। यहाँ पर बाप बेटे के दरमियान इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर लिंजियो के फादर पर आ गया, जो कि अपने बेटे की लाश को देखते हुए रो रहे थे। वहाँ पर लिन फैमिली का हेड यानी कि लिन शानयू का फादर भी मौजूद है, इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगे प्लीज आप मुझे जस्टिस दिलाएं क्योंकि मेरे बेटे की मौत हुई है, और अगर आप ऐसा करने के लिए एग्री नहीं होते तो फिर मैं आपसे हेड की पोजीशन के लिए फाइट करूंगा। ये सुनकर तो लिन फैमिली का हेड भी सोच में पड़ गया। तभी वहाँ पर लिन बिन भी आ जाता है, जो कि लिन शानयू का बड़ा भाई था, जो कि आते साथ इनसे कहता है कि आप लोग इस मामले की फिक्र ही ना करें, मैं लिन शानयू को वापस से लिन फैमिली में लेकर आऊंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से रवाना हो गया। अब यहाँ पर हम मोयेन को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। वो खुश होते हुए यहाँ पर खुद से ही कहता है कि मैं जल्द ही स्पिरिचुअल गैप रेलम के सेकंड लेवल को अचीव कर लूंगा। तभी वहाँ पर लिन शानयू भी पहुँच गया, जिसे तो देखते साथ ही मोयेन ने अपने पास से एक स्पिरिचुअल पिल निकाल ली। वो इसे लिन शानयू को देते हुए कहता है कि तुम इसे कंज्यूम कर लो, ये तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। जिसे तो लेते हुए लिन शानयू यहाँ से चला गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो लिन शानयू और मोयेन वापस से कीशियन एकेडमी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही इन्हें लिन बिन मिल गया, जो कि लिन शानयू को वापस से लिन फैमिली लेकर जाने के लिए आया था। लेकिन लिन शानयू तो उसके साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए वो उसे मना करते हुए कहने लगा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरी अपनी डिफिकल्टीज हैं। ये बात सुनते साथ ही लिन बिन को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि डिफिकल्टीज किसे कहते हैं, तुम तो सारा दिन शराब पीकर पड़े रहते थे, इसीलिए तुम पर ये बातें सूट नहीं करती। आज तो लिन शानयू भी चुप नहीं रहने वाला था, इसीलिए वो फौरन से बोलते हुए कहता है क्या आपको पता है कि मैं उस तरह का क्यों बना था और वैसी जिंदगी मैंने क्यों गुजारी। लिन बिन तो एहसान फरामोश निकला। वो अपने ब्रदर से कहता है तुमने इस तरह की जिंदगी इसी वजह से गुजारी क्योंकि तुम मेरी तरह अच्छे नहीं थे। पिछले 6 साल से सिर्फ तुम बेवकूफों की तरह रिएक्ट कर रहे थे। तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हें खाना दिया, रहने को छत दी और तुम हमें ये सिला दे रहे हो। अब लिन शानयू से कहता है कि मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ वापस आ चुकी। जिसके बाद तो मोयेन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन लिन बिन तो काफी ढीठ था। उल्टा वो मोयेन से कहने लगा तुम हम दोनों भाइयों के मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है। जिस पर तो मोयेन उससे कहता है तुम्हें ये भाईचारा तब क्यों नहीं याद आया जब वो तुम्हारे भाई की स्पिरिचुअल पल्स को छीनकर तुम्हें दे रहे थे। और कितनी शर्म की बात है कि तुम अपने भाई की स्पिरिचुअल पल्स हथियाने के बावजूद भी स्पिरिचुअल गैप रेलम के सेकंड स्टेज पर हो, जबकि तुम अपने भाई को देखो जो कि सिर्फ तुमसे एक स्टेप ही पीछे है। मोयेन की इन सारी बातों पर तो लिन बिन को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है लगता है तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। ये कहते साथ ही उसने मोयेन पर अटैक कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक मोयेन को लग पाता दरमियान में लिन शानयू आ गया, जो कि लिन बिन से कह रहा था अगर तुम मोयेन को मारना चाहते हो इसके लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। और इसी वजह से मजबूरन लिन बिन को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद ये दोनों ही कीशियन एकेडमी की तरफ रवाना हो गए, जबकि लिन बिन तो पीछे की तरफ खड़ा यही सोच रहा था मुझे सिर्फ यही जानना है कि स्पिरिचुअल पल्स के ना होने के बावजूद भी आखिर लिन शानयू स्पिरिचुअल गैप रेलम में कैसे पहुंचा। वो यहाँ पर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम यहाँ पर मोयेन और लिन शानयू को देखते हैं जो कि क्लास में पहुंच चुके, जहाँ पर तो मोयेन अपने स्टूडेंट से कह रहा था कि मुझे सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दो और आज से 1 महीने के बाद तुम लोग जिस
जिस भी लेवल पर हो उससे ब्रेक थ्रू कर लोगे। जबकि स्टूडेंट्स को तो जरा बराबर भी मुयेन की बातों पर यकीन नहीं, सिवाय एक लड़की के जिसका नाम था सुशी रैन। वो खड़े होते हुए मुयेन से कहती है, टीचर मुयेन, मैं पिल्स को रिफाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी पिल्स कभी भी सही तरीके से नहीं बनी। अब मुयेन उसे हौसला दिलाते हुए कहता है, आज से 1 महीने के बाद तुम फर्स्ट ग्रेड की पिल को बना पाओगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मुयेन की ये बात सुनते साथ ही क्लास में मौजूद एक बच्चा सुशी रैन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, जब भी इसने पिल रिफाइन करने की कोशिश की तो फर्नेस ही ब्लास्ट हो गया। अब तक ये पता नहीं कितने ही फर्नेस को ब्लास्ट कर चुकी है। इसकी हेल्प तो मिस्टर वैंग भी नहीं कर सके, जो कि एक 6 स्टार अल्केमिस्ट हैं। जिस पर तो मुयेन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग भी पहुँच गए, जिसे तो देखते साथ ही मुयेन अपने मन में कह रहा था, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मिस्टर वैंग, अभी मेरी क्लास चल रही है, आप थोड़ी देर बाद आइएगा। ये सुनते साथ ही मिस्टर वैंग बाहर जाकर इंतजार करने लगे। मुयेन ने भी सोचा कि मैं पहले जाकर इन्हें फारिग कर देता हूँ ताकि आराम से बाद में क्लास ले सकूँ। ये सब सोचने के बाद मुयेन मिस्टर वैंग के पास चला जाता है, जबकि क्लास में मौजूद सब स्टूडेंट्स तो ये नजारा देखकर ही शॉक हो गए। वो हैरत से एक दूसरे को देखते हुए कह रहे थे, तुमने देखा मिस्टर वैंग किस तरह बिहेव कर रहे थे। जबकि उसी के पास बैठी एक लड़की जिसका नाम था वुई सवाल करते हुए कहती है कि आखिर इसमें क्या खास बात है। जिस पर तो सुशी रैन ने बताना शुरू कर दिया। वो कहती है, मेरे फादर ने मिस्टर वैंग की एक एडवाइस लेने के लिए पूरा महीना उनकी मिन्नतें की, जिसके बाद जाकर वो उनसे मिले। इवन वो तो 5 मेजर फैमिलीज को भी कुछ नहीं समझते। वो ये मेरे ख्याल से तो मिस्टर वैंग और टीचर मुयेन के अच्छे ताल्लुकात हैं। हो सकता है कि टीचर मुयेन की वजह से तुम मिस्टर वैंग की डेसिबल बन जाओ, जिसके बाद तो 9th प्रिंस भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तक मुयेन भी मिस्टर वैंग की क्यूरी दूर करने के बाद यहाँ पर पहुँच चुका, जिसने तो आते साथ ही दुनिया में मौजूद प्रैक्टिशनर्स के बारे में अपनी क्लास को बताना शुरू कर दिया। टोटल 3 रैलम्स होते हैं, जिसके पहले नंबर पर आता है फिजिकल बॉडी रैलम, जबकि दूसरे नंबर पर है स्पिरिचुअल गैप रैलम, जबकि थर्ड वाला सबसे पावरफुल था जिसका नाम है गॉड रैलम। और इनमें से हर एक रैलम 10 पार्ट्स में डिवाइड है। फिजिकल बॉडी रैलम में बॉडी को स्ट्रॉन्ग और ट्रेन किया जाता है, जबकि स्पिरिचुअल गैप रैलम में ट्रू एसेंस को बॉडी के अंदर गैदर किया जाता था। जबकि गॉड लेवल पर एक पर्सन का सी ऑफ कॉन्शियसनेस ओपन होता है, साथ ही साथ उसकी सोल फोर्स अवेकनिंग भी हो जाएगी। ये सब बताने के बाद मुयेन उनसे कहता है, आने वाले वक्त में मैं तुम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि तुम सबका नाम कीशियन एकेडमी की ड्रैगन लिस्ट में जरूर होगा। ये सुनकर तो एक स्टूडेंट खड़ा होते हुए कहता है कि आखिर हम लोग का नाम उस लिस्ट में कैसे आ सकता है, क्योंकि उसमें तो 7 होल्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ही होते हैं। जिस पर तो मुयेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस बात का पता तो तुम्हें 1 महीने बाद चल ही जाएगा। अब मुयेन की क्लास का टाइम ओवर हो चुका था, इसीलिए वो क्लास से बाहर आ जाता है। रास्ते में जाते हुए वो लिन शानयू से कह रहा था, मैंने एक नई तरह की स्वॉर्डमैनशिप सीखी है जिसे मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। इससे पहले कि ये दोनों प्रैक्टिस कर पाते, वहाँ पर वू यी और सुशी रैन पहुँच गई। सुशी रैन तो यहाँ पर मुयेन से कह रही थी, टीचर मुयेन, आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे पेन रिफाइनिंग सिखाएंगे तो सिखाए ना। उसकी बात का मुयेन जवाब देते हुए कहता है कि अभी मैं प्रैक्टिस करने लगा हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। जिसके बाद मुयेन ने लिन शानयू के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो लिन शानयू को यहाँ पर अपनी विंड स्लैश टेक्निक दिखाना चाहता था, लेकिन काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। अब दोपहर से शाम हो गई, जबकि मुयेन तो मुसलसल यही किए जा रहा था, विंड स्लैश क्लाउड टेक्निक, विंड स्लैश क्लाउड टेक्निक, जिसकी वजह से तो सुशी रैन और वो ये भी थक चुकी। तभी यहाँ पर हम 9th प्रिंस को देखते हैं, जो कि एक और नमूने के साथ मुयेन को मारने के लिए पहुँच चुका था। वो वुई को यहाँ पर देखते हुए उससे सवाल करके कहने लगा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। जिस पर तो वुई उसे जवाब देते हुए कहती है कि इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अपने काम से मतलब रखो। ये बात सुनकर तो 9th प्रिंस उसे कहने लगा कि तुम मेरी फियांसे हो, इसलिए तुम्हारी हर चीज से मेरा ताल्लुक है, और वैसे भी मैं अभी इस मूड में नहीं कि तुमसे बहस करूं, क्योंकि मेरा असल टारगेट तो ये कमीना मुयेन है। ये कहते साथ ही वो कीशन को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और जाकर इस मुयेन का खेल खत्म कर दो। ये सुनते साथ ही कीशन अपनी सोर्ड को लेते हुए मुयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वो मुयेन पर अटैक कर पाता, लिन शानयू ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया। जो देखते हुए लिन शानयू से कहता है कि आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, लिन शानयू तुम भी नहीं। और वो अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए कहता है कि जाओ और जाकर लिन शानयू को पकड़ लो। जो सुनकर तो उसके गार्ड्स ने फौरन से लिन शानयू को घेर लिया। उन गार्ड्स ने अब लगातार लिन शानयू पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। लिन शानयू तो बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुयेन तो यहाँ पर अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसी विंड स्लैश क्लाउड टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कीशान ने मुयेन पर अटैक कर दिया। और इससे पहले कि वो मुयेन पर अटैक कर पाता, मुयेन ने अपनी स्लैश विंड
क्लाउड टेक्निक को सीख लिया था और उसने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड से भी कम वक्त में कीशन का गला काट दिया, जबकि उसे और नाइन प्रिंस को तो इस बात की खबर ही नहीं हुई। वो पीछे से चिल्लाता हुआ कह रहा था, बेवकूफ इंसान, तुम रुक क्यों गए, जल्दी से आगे बढ़कर उस पर अटैक करो। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी क्योंकि कीशन तो पहले ही मर चुका है। ये नजारा देखकर तो नाइन प्रिंस काफी ज्यादा डर गया कि सब लोग मोयन की खतरनाक पावर्स देखकर डर चुके। यहाँ पर तो नाइन प्रिंस भी डरते डरते पीछे की तरफ हट रहा था, लेकिन मोयन तो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की, इसीलिए तुम मरना डिजर्व करते हो। ये कहते साथ ही मोयन ने अपनी उसी टेक्निक जिसका नाम था विंड स्लैश ऑफ द क्लाउड, उसका इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश अटैक नाइन प्रिंस की तरफ चल दिया, जिसे तो नाइन प्रिंस वहीं पर मारा जाता है। मोयन ने तो यहाँ पर नाइन प्रिंस के गार्ड को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो रॉयल फैमिली में जाकर इन्फॉर्म कर सके कि मोयन ने नाइन प्रिंस को मार डाला। मोयन तो यहाँ पर ये सब करने के बाद वापस अपने घर की तरफ चल दिया, जबकि लिन शानयू उसे रोकते हुए कहता है, यंग मास्टर सुशी रेन और वूजी आपका इंतजार कर रही हैं, जिनके बारे में तो मोयन बिल्कुल ही भूल चुका था। इसलिए वो उनसे सवाल करते हुए कहने लगा कि तुम दोनों को ज्यादा डर तो नहीं लगा जब मैंने इसे मारा। लेकिन वूजी तो अपनी तलवार को निकालते हुए नाइन प्रिंस की तरफ रवाना हो गई। ये देखकर तो मोयन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो ये यहाँ पर क्या करने वाली है। अब वो नाइन प्रिंस के पास जाते हुए अपनी तलवार को जोरों से उसकी बॉडी में घुसाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो ये नाइन प्रिंस से काफी ज्यादा नफरत करती थी। और इसकी वजह तो सुशी रेन ने मोयन को बता दी, जिसमें वो कहती है लिंगबो पवेलियन जो कि अभी रॉयल फैमिली के अंडर प्रेशर था, जिसकी वजह से तो वूजी को मजबूरन इस घटिया प्रिंस से शादी करनी पड़ी थी। लेकिन वूजी तो ऐसा नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। ये सब सुनने के बाद मोयन वूजी से कहने लगा कि तुम अब बस भी कर जाओ क्योंकि ये मर चुका है। ये सुनकर तो वही भी रुक गई। अब मोयन सुशी रेन से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर सब लोग ये क्यों कहते हैं कि जब भी तुम पिल बनाती हो तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, जिसके जवाब में तो सुशी रेन कहने लगी, टीचर मोयन, मैं जब भी पिल्स रिफाइन करने की कोशिश करती हूँ तो फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है। मोयन को तो उसकी प्रॉब्लम समझने के लिए एक दफा उसे पिल रिफाइनिंग करते हुए देखना होगा। इसी वजह से वो रिफाइनिंग हॉल की तरफ रवाना हो गए, जबकि उनके जाने के बाद यहाँ पर रॉयल गार्ड्स भी पहुंच चुके, जो कि आते साथ ही नाइन प्रिंस की बॉडी को देखते हुए कहते हैं, क्या मोयन मू फैमिली और रॉयल फैमिली के दरमियान जंग करवाना चाहता है, जिसकी वजह से उसने ये सब कर दिया। पहले जाकर हमें एम्परर को इसकी खबर देनी होगी। अभी वो ये सब इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सिक्स प्रिंस भी पहुँच गया, जो कि आते साथ इनसे कह रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं, अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो इस मैटर को मैं खुद ही देख लूंगा। तुम लोग बस जाकर ये पता करो कि आखिर मोयन इस वक्त कहाँ पर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ मोयन पर आ गया, जो कि रिफाइनिंग हॉल के सामने पहुँच चुका था, जिसकी रखवाली एक बूढ़ा आदमी करता है। वो मोयन से कहने लगा कि अब रिफाइनिंग हॉल बंद हो चुका, तुम सुबह में आना। लेकिन मोयन ने जैसे ही उस पर्सन का ऑरा महसूस किया तो वो कोई आम आदमी नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उससे कहता है, मास्टर मेरा नाम है मोयन और मैंने अभी रिसेंटली लाइफिंग हॉल को ज्वाइन किया है। मेरी ये 2 स्टूडेंट्स पिल रिफाइनिंग के बारे में सीखना चाहती थी, इसीलिए आप हमें इजाजत दे दें ताकि हम पिल रिफाइनिंग कर सके। जिसके लिए तो वो ओल्ड मैन भी एग्री हो गया। अब मोयन उनसे सवाल करते हुए कहता है, मास्टर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। सुशी रेन को तो यहाँ पर लग रहा था कि मोयन फजूल में ही इस बूढ़े को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, इसीलिए वो मोयन के कान में फुसफुसाते हुए कहने लगी, टीचर मोयन आप इतनी भी रिस्पेक्ट इसे मत दे, ये वैसे भी एक बूढ़ा ही है। मोयन तो उल्टा उससे भी डांटते हुए कहता है कि जल्दी से तुम दोनों भी इन्हें रिस्पेक्ट करो, जिसकी वजह से तो उस ओल्ड मैन को मोयन काफी पसंद आ चुका और अंदर की तरफ जाते हुए सुशी रेन ने पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका फर्नेस फिर भी ब्लास्ट हो गया। ये देखते हुए मोयन कहता है, इसने किया तो सब कुछ सही तरीके से था, फिर इसका फर्नेस क्यों ब्लास्ट हो गया। वो दोबारा से सुशी रेन से कहता है कि पिल्स को बनाना शुरू करो और सुशी रेन बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन बार बार उसका फर्नेस ब्लास्ट हो जा रहा था। ये देखते हुए वूजी सुशी रेन से कहने लगी कि आखिर ये बंदा तुम्हारी मदद किस तरह कर पाएगा, जबकि मिस्टर मू भी तुम्हारी मदद ना कर पाए, क्योंकि वो तो मोयन के बारे में भी कुछ भी नहीं जानती। इसीलिए मोयन उसे जवाब देते हुए कहता है, मैंने 9th क्लास को सिर्फ इसी वजह से ज्वाइन किया ताकि मैं आप सबको परफेक्ट बना सकूं। ये सुनकर तो वूजी मोयन से कहने लगी, अगर तुमने इस मामले में सुशी रेन की मदद की तो मैं तुम्हें अपने दिल से टीचर एक्सेप्ट कर लूंगी। ये सुनकर मोयन उससे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है सुशी रेन, अब तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही पिल को रिफाइन करोगी। ये कहते साथ ही मोयन ने उसे इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दी, जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम अब फायर की बजाय अपने ट्रू एसेंस का यूज करोगी पिल्स को रिफाइन करने के लिए। ये बात सुनकर तो सुशी रेन भी काफी हैरान हो गई, लेकिन फिर भी वो मोयन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और इसी तरह से करते हुए आखिरकार सुशी रेन ने फर्नेस को बगैर ब्लास्ट किए जिंदगी में उसने पहली बार पिल को रिफाइन कर लिया था।
इस वजह से तो सुशिरेन इतना ज्यादा खुश हो चुकी कि वो भागते हुए जाकर मोयेन को गले लगा लेती है। लेकिन मोयेन तो उसकी इस हरकत से काफी अनकंफर्टेबल हो चुका था। सुशिरेन को भी जैसे ये बात समझ आई वो फौरन से पीछे हट जाती है। अब ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए मोयेन उससे कहता है कि तुम पिल्स को इसी वजह से रिफाइन नहीं कर पा रही थी क्योंकि तुम्हारे पास स्पिरिट फायर है और ये लाखों लोगों में से किसी एक के पास ही होती है और इसी वजह से तुम काफी लकी हो। ये सुनकर तो सुशिरेन उससे सवाल करते हुए कहने लगी, टीचर मोयेन, क्या मैं अब पिल्स को रिफाइन कर पाऊंगी? जिस पर तो मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छी। ये सुनकर तो सुशिरेन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि तभी वहाँ पर रंग में भंग डालने के लिए रॉयल गार्ड्स पहुँच चुके, जिन्हें तो देखते साथ ही मोयेन लिन च्यानयू से कहता है, मुझे इन लोगों से फाइट करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मैं इन लोगों को तुम पर छोड़ता हूँ, जल्दी से इनका काम निपटा दो। ये सुनते साथ ही लिन च्यानयू ने उन गार्ड्स में से गार्ड पर विंड स्लैश ऑफ द क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया। ये देखकर तो मोयेन उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहता है, बदमाश, तुमने मेरी टेक्निक को चोरी से सीख लिया, चलो आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इसे अच्छे से इस्तेमाल किस तरह करते हैं। ये कहते साथ ही मोयेन ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए विंड स्लैश ऑफ द क्लाउड टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से तो उसने 3 गार्ड्स को सिर्फ एक ही स्लैश अटैक में मार गिराया। अब एक गार्ड बड़ी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए मोयेन पर पीछे से अटैक करना चाहता था, लेकिन उसे क्या ही मालूम कि मोयेन ने उसे पहले से ही सेंस कर लिया है, इसलिए मोयेन उसे भी दूर पटक देता है। तभी वहाँ पर 6 प्रिंस और ज्यादा रॉयल गार्ड्स के साथ पहुँच चुका। यहाँ पर उसके साथ रॉयल फैमिली का एक एल्डर भी मौजूद था। 6 प्रिंस अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ और जाकर मोयेन को मार डालो। लेकिन मोयेन भी उन गार्ड्स के हाथों से कहाँ ही मरने वाला था, उल्टा उसने तो यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे गार्ड्स को मार गिराया। इन गार्ड्स का लीडर तो थोड़ा बहुत अक्लमंद था, इसीलिए वो 6 प्रिंस को समझाते हुए कहता है, मोयेन काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारे गार्ड्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन 6 प्रिंस तो बहुत ही कमीना था, क्योंकि वो इन सारे गार्ड्स को एक चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो मोयेन की रियल स्ट्रेंथ के बारे में जान सके। और उसे भी ये बात मालूम हो चुकी कि मोयेन स्पिरिचुअल गैप रेलम के फर्स्ट स्टेज पर है, लेकिन उसका ट्रू एसेंस किसी भी स्पिरिचुअल गैप रेलम के 3rd वॉरियर से भी ज्यादा था। ये देखते हुए 6 प्रिंस डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर मोयेन पर हमला करेगा। इसी वजह से उसने अपने पावर्स को अनलिश करते हुए अपने स्पेयर को बाहर निकाल लिया। वो हवा में जाते हुए मोयेन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर ओल्ड मैन पहुँच गया, जिसने तो वक्त रहते ही उसे रोक दिया। जिसके बाद वो 6 प्रिंस से कहने लगा कि तुम्हें मोयेन पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन 6 प्रिंस तो ताकत के नशे में धुत था, उसे तो उस ओल्ड मैन की कोई भी बात समझ नहीं आई। लेकिन उल्टा वो उससे बदतमीजी करते हुए कहता है कि लगता है तुम भी मरना चाहते हो तो फिर मरो। ये कहने के बाद वो अपने फैमिली एल्डर को ऑर्डर देते हुए कहता है, अंकल किन, इसे जान से मार डालो। जो सुनकर तो अंकल किन ने भी उस ओल्ड मैन पर हमला कर दिया, जिसे तो ओल्ड मैन ने अपनी जेड पाम टेक्निक से रोक लिया। इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी अनलिश हो रही थी। ओल्ड मैन ज्यादा बूढ़ा होने की वजह से ज्यादा देर के लिए अंकल किन को रोक नहीं पाया और पीछे की तरफ हट गया। ये देखकर तो 6 प्रिंस को हंसी आ गई। वो हंसते हुए कहता है, बुढ़ा खुसट आया बड़ा मुझे रोकने वाला। अंकल किन आप रुक क्यों गए, जल्दी से जाकर इसे मार डालो। ये सुनकर तो अंकल किन उस ओल्ड मैन को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग भी पहुँच गए, जो कि उस ओल्ड मैन को मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए उसके पास आ गए। और इस सारे शोर से वहाँ पर मिस्टर मू भी आ गए, जो कि अपने मास्टर की ऐसी कंडीशन को देखते साथ ही उनके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए रोना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो वो ओल्ड मैन इन दोनों को चुप करवाते हुए कहता है, तुम दोनों बड़े हो चुके हो इसलिए रोना बंद कर दो, वैसे भी तुम रोते हुए बहुत गंदे दिखते हो। यहाँ पर तो 6 प्रिंस को भी समझ आ चुका था कि अब उसकी शामत आने वाली है, इसीलिए वो पीछे हटते हुए यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन मिस्टर मू और मिस्टर वैंग तो इतने गुस्से में थे कि आज वो इन दोनों को ही मार डालेंगे। इसी वजह से मिस्टर वैंग फौरन से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए 6 प्रिंस पर हमला करना चाहता था। ये देखकर तो अंकल किन बीच में आते हुए उसे रोकने ही वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही मिस्टर मू वहाँ पर पहुँच गए, जो कि अंकल बिन को आगे बढ़ने नहीं देते। अब मिस्टर वैंग ने 6 प्रिंस का गला पकड़ लिया और वो गुस्से के साथ 6 प्रिंस से कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर पर अटैक करने की, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। ये कहते साथ ही उन्होंने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो 6 प्रिंस को मार सके। लेकिन इससे पहले कि वो 6 प्रिंस को मार पाते, ओल्ड मैन उससे रोकते हुए कहता है, तुम दोनों क्या बेवकूफ हो गए हो, जल्दी से इसे छोड़ दो। जिस पर तो मिस्टर मू कहने लगे, मास्टर आपको इस पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं, इसे तो मर जाना चाहिए। अब ओल्ड मैन इन्हें गुस्से से कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा बस वही करो। मिस्टर वैंग भी अपने मास्टर को हर्ट करने वाले को ऐसे कैसे ही छोड़ देता, इसलिए वो 6 प्रिंस का बाजू तोड़ते हुए उसे दूर पटक देता है। साथ ही साथ मिस्टर वैंग उसे कह रहे थे कि अब से तुम मुझे कभी भी कीशियन एकेडमी में नजर नहीं आओगे और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें
तुम्हें बगैर किसी रहम के मार डालूंगा। जिसके बाद तो अंकल किन सिक्स प्रिंस को अपने बाजू में उठाते हुए यहाँ से अपने गार्ड्स के साथ रवाना हो गए। और इन सब के यहाँ से जाने के बाद मोयेन उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प करी। जिस पर तो ओल्ड मैन मोयेन से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हमारी कीशियन एकेडमी को तुम्हारे जैसे टीचर्स की सख्त जरूरत है। साथ ही साथ वो सुशीरन को भी अपना डेसिबल बनाने के लिए एग्री हो चुके थे, लेकिन बेवकूफ सुशीरन उन्हें मना करते हुए कहती है नहीं मास्टर गैंग, मैं आपके साथ नहीं बल्कि टीचर मू के साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो मोयेन अपने मन में कह रहा था इस पागल लड़की को कुछ समझ भी आ रहा है कि ये क्या कह रही है। इसलिए वो बात को संभालते हुए मिस्टर गैन से कहता है मिस्टर गैन, आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप मेरी 9th क्लास में आकर उन्हें थोड़ा लेक्चर दे दिया करें ताकि वो अच्छे अल्केमिस्ट बन सके। जिस पर तो मास्टर गैन कहते हैं मेरी बूढ़ी हड्डियां मेरा साथ नहीं देती, इसी वजह से मैं ज्यादा देर के लिए उन्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। ये सुनते साथ ही मोयेन ने उन्हें चेक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वो उनसे कहता है आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस कुछ पिल्स लेने के बाद आप पहले जैसे हो जाएंगे। ये सुनकर तो मिस्टर वैंग भी हैरत से कहने लगे टीचर मोयेन, क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है? अब मोयेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं सिर्फ इन्हें 3 महीनों में ठीक कर सकता हूँ। मिस्टर वैंग को तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो मोयेन से कहते हैं टीचर मोयेन मजाक भी मत करें। लेकिन उस ओल्ड मैन को तो मोयेन की बातों पर यकीन आ चुका, इसलिए वो कहता है कि चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया जहाँ पर 9th प्रिंस एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था क्योंकि वो पैरालाइज हो चुका। वो अपने फादर को बताता है कि फादर मुझे कीशियन एकेडमी से निकाल दिया गया। ये बात सुनकर उसके फादर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खुद को शांत करवाते हुए कहता है कोई बात नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया, क्योंकि अगर मिस्टर वैंग और मिस्टर मू फैमिली में चले गए तो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जिस पर तो सिक्स प्रिंस उससे सवाल करते हुए कहता है कि फादर अब मुझे क्या करना चाहिए। अब उसका फादर उसे कहने लगा कि तुम्हें 9th प्रिंस के मरने पर कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ तुम उसकी मौत को नहीं भूलोगे क्योंकि वक्त आने पर हम इसका बदला जरूर लेंगे। उसी ओल्ड मैन गैन को देखते हैं जो कि मोयेन की क्लास को पढ़ा रहा था। सुशीरन तो अपना सारा ध्यान यहाँ पर पढ़ाई के बजाय मोयेन पर लगा रही थी। ये देखते हुए मोयेन उससे कहता है सुशीरन, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। लेकिन सुशीरन तो उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कहने लगी टीचर मोयेन, क्या आपको मालूम है कि ग्राउंड में हमारी क्लास के स्टूडेंट्स की 98 क्लास के स्टूडेंट्स के साथ फाइट हो रही है। जिस पर तो मोयेन ने उसे जवाब देते हुए कह दिया अच्छा। मोयेन का ये जवाब सुनते साथ ही सुशीरन हैरत से कहने लगी टीचर मोयेन, क्या आपको उनकी जरा भी परवाह नहीं जो कि आप इतने रिलैक्स हो चुके हैं। अब मोयेन उसे कहता है कि मुझे तो पहले से मालूम है कि वो वापस हार कर ही आएंगे और जब वो लोग इस फाइट को हार जाएं तो उन्हें लेकर क्लास में आ जाना। और थोड़ी देर के बाद ही ये लोग फाइट हार कर क्लास में पहुंच चुके, जहाँ पर तो आते साथ ही ताइफेंग टीचर मोयेन से कहता है टीचर मोयेन, आप हमसे गुस्सा तो नहीं है क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, वो हमसे स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हम हार गए। ये सारी बातें सुनने के बाद मोयेन उनसे सवाल करते हुए कहने लगा क्या तुम लोग उनसे फाइट करके दोबारा जीतना चाहोगे? जिसके लिए तो पूरी क्लास ही रेडी थी। इसी वजह से मोयेन ने अपने पास से स्पिरिचुअल लिक्विड निकाल लिया, जिसको कंज्यूम करने के बाद इन सब का ही ब्रेक थ्रू हो चुका था। अब ये सब लोग ही 98 क्लास से फाइट करने के लिए पहुंच गए। 98 क्लास का तो लीडर इन सबको देखकर हंसना शुरू हो गया। वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोग दोबारा से पिटने के लिए आ गए, जिससे तो ताइफेंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। वो यहाँ पर अभी ये सब कह ही रहा था कि 98 क्लास के लीडर की नजर मोयेन पर पड़ गई, जिसे तो देखते साथ ही वो मोयेन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि ये कोई जीनियस वीनियस नहीं बल्कि एक ट्रैश है, जिससे तो ताइफेंग को और गुस्सा आ गया। वो गुस्से से इनकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि मोयेन उसे रोकते हुए कहता है ताइफेंग तुम रुको जरा, 9th और 98 क्लास के दरमियान टोटल 3 मैचेस होंगे। इस कंपटीशन को विन करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फाइट्स को जीतना होगा। हमारी क्लास से सबसे पहले जाएगा हुआंग वूजी, सेकंड राउंड के लिए लिंजी लाई और जबकि थर्ड राउंड के लिए मू फेंगशियान। मू फेंगशियान तो किसी भी फाइट में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो मोयेन से कहता है मैं कोई भी फाइट नहीं करने वाला। ये सुनकर तो मोयेन को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उसे कहता है कि अगर तुमने ये फाइट ना की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, जिसकी वजह से तो मजबूरन मू फेंगशियान को मानना पड़ा। 98 क्लास से वैंग यांग भी फाइट करने के लिए पहुंच चुका था, जो कि आते साथ ही हुआंग से कहने लगा तुम प्रिंस होगे अपने घर पर, आज मैं तुम पर कोई रहम नहीं खाने वाला। हुआंग तो यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वो डरते डरते अपनी पावर्स को अनलिश कर लेता है। तभी वैंग यांग ने भी उस पर अटैक कर दिया, जिसे तो हुआंग अपनी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब ना हो पाया और पीछे की तरफ हट गया। अब वो दोबारा से खड़ा होते हुए कहता है कि आज मैं अपने टीचर के लिए फाइट करूंगा। ये कहते साथ ही वो वैंग यांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन वैंग यांग तो उससे ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से उसने दोबारा से हुआंग को पीछे की तरफ धकेल दिया, लेकिन हुआंग भी आज नहीं रुकने
रुकने वाला वो लगातार वैंग यान पर अटैक्स किए जाता है और इसी वजह से वैंग यान की हालत काफी खराब हो चुकी और आखिरकार हुआंग ने ये मैच जीत लिया। वो अब मोयेन के पास आते हुए कहने लगा, टीचर मोयेन, मैंने ये मैच जीत लिया, मैंने कर दिखाया। जिस पर तो मोयेन भी उसे शाबाश देते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, अब जाओ और जाकर रेस्ट करो। एक फाइट को हारने के बाद तो 98 क्लास को काफी गुस्सा आ गया, इसीलिए लीडर का चमचा भड़कते हुए कहता है, चीफ नेक्स्ट मैच के लिए मैं जाऊंगा। ये सुनकर तो वैन फैंग कहता है कि हाँ तुम ही जाओ, क्योंकि उसे भी ये बात मालूम थी कि शाओ फिजिकल बॉडी रन के 10th स्टेज पर है। इसके बाद शाओ अरीना की तरफ आगे बढ़ गया, जबकि लिंजी तो इसके लिए जरा भी तैयार नहीं था। वो मोयेन को मना करते हुए कहता है, टीचर मोयेन, क्या मैं इसके साथ फाइट कर पाऊंगा? जिस पर तो मोयेन उसे डांटते हुए कहता है कि हारना जीतना बात की बात है, एटलीस्ट तुम्हें फाइट करनी चाहिए। ये सुनकर तो लिंजी भी अरीना में पहुंच चुका, जहाँ पर तो शाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, तुम तो वही लिन फैमिली की नाजायज औलाद हो ना, जिसकी माँ वहाँ पर काम किया करती थी, बाद में उसने वहाँ के हेड को ही फंसा लिया। कोई भी बंदा अपनी मदर के बारे में इस तरह की बातें कैसे ही बर्दाश्त कर सकता था। इसी वजह से लिंजी को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। लेकिन शाओ तो बहुत ही कमीना था, उल्टा वो यहाँ पर मोयेन का मजाक उड़ाना भी शुरू कर देता है। वो इससे कह रहा था कि लिंजी तुम फिक्र मत करो, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा टीचर भी है, क्योंकि इसकी मदर ने भी मू फैमिली के हेड को फंसाया था। देखो सारे नाजायज बच्चे इकट्ठे हो चुके, ये कहते साथ ही शाओ ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। लिंजी भी उसकी बातों से इस कदर तप चुका था कि उसने पावर्स को अनलिश करते हुए फौरन से आगे बढ़ते हुए शाओ पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से तो ये दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं। शाओ भी यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था, वो लिंजी की मदर के बारे में और ज्यादा बुरा भला बोलना शुरू कर देता है और इसकी ये सारी बकवास सुनने के बाद लिंजी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए 1000 राउंड टेक्निक का इस्तेमाल करते शाओ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तो वो शाओ पर लगातार अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहा था। शाओ के पास तो इतना मौका भी नहीं कि वो उसके अटैक्स को डॉज कर पाए और इसी वजह से शाओ की हालत इतनी खराब होगी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद तो लिंजी उसके पास आहिस्ता आहिस्ता आकर उसके सीने पर अपना पाँव रखते हुए कहने लगा, बोंको तुम क्या भौंक रहे थे? लेकिन शाओ तो पहले से ही बेहोश था, वो इसकी बात का जवाब भला किस तरह से देता। इसी वजह से लिंशी ने उसे एक जोरदार लात मारते हुए दूर पर ढक दिया। जिसके बाद तो 9th क्लास भी खुश हो चुकी क्योंकि वो इस कंपटीशन को जीत चुके थे। लेकिन वैंग फैंग तो यहाँ पर कमीनगी करते हुए कहने लगा, 3 मैच? किसने कहा यहाँ पर 3 मैच होने वाले थे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस के दरमियान टोटल 5 फाइट्स हों और इस बार की फाइट मैं खुद करूंगा। ये सुनते साथ ही मोयेन उससे कहने लगा कि मैं भी एग्री हूँ। ये कहते साथ ही उसने मू फेंगशियान को फाइट करने के लिए कह दिया, जिस वजह से तो मू फेंगशियान भी अब अरीना में पहुंच चुका था। वैंग फैंग को तो यहाँ पर लगता है कि वो आसानी के साथ मू फेंगशियान को हरा देगा। इसी वजह से उसने अपना सबसे खतरनाक मूव, जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग विंड फिस्ट टेक्निक, उससे मू फेंगशियान पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से तो मू फेंगशियान की तरफ एक स्पिरिचुअल फिस्ट बढ़ने लगी। सबको भी यही लग रहा था कि मू फेंगशियान इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने तो सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि मू फेंगशियान ने सिर्फ अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए वैंग फैंग के इस अटैक को रोक लिया, जिसकी वजह से तो वैंग फैंग की अच्छी धुलाई होगी और वो जमीन पर जाते हुए बेहोश हो जाता है। इसके बाद वैंग फैंग के चमचे उसे कंधों पर उठा के यहाँ से ले गए, जबकि मोयेन भी रिफाइनिंग हॉल की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर आने के बाद मोयेन ने पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। वो इन पिल्स को असल में अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा था, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से जल्दी इंक्रीज कर सके। तभी वहाँ पर मिस्टर गैन भी पहुँच गए, जिन्हें तो मोयेन ने जबरदस्ती अपनी 7th स्पिरिचुअल अपर्चर पिल खिला दी। मिस्टर गैन तो मोयेन पर गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि बदमाशी, तुमने मेरे साथ क्या किया? तभी मिस्टर गैन ने ब्रेक थ्रू कर लिया। ये देखते हुए वो हैरत से मोयेन से सवाल करते हुए कहने लगे, मोयेन आखिर ये किस तरह की पिल थी और तुमने ये बनानी कहाँ से सीखी? जिस पर तो मोयेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैंने इस पिल को रिफाइन करना कहीं से भी नहीं सीखा, बल्कि मैंने इसे अपने मेथड का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। इसे किसी भी रैलम के बंदे पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे पहले कि मिस्टर गैन मोयेन से इस बारे में और कुछ पूछ पाते, मोयेन उनसे ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ये कहते साथ ही वो वापस अपनी क्लास में पहुँच गया, जहाँ पर तो आते साथ ही वो अपने स्टूडेंट से कहता है, क्या हुआ, तुम लोग के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? ये बात सुनकर तो ताइफेंग ने रोते हुए बताना शुरू कर दिया। वो उनसे कहता है कि आपको टीचर मोयेन कुछ करना होगा। वो यहाँ पर अभी बताने ही वाला था कि सुशी रन फौरन से खड़े होते हुए कहती है, टीचर मोयेन, हमें 1 महीने बाद यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारी क्लास ने जरा भी प्रोग्रेस नहीं की। जिस पर तो मोयेन गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये बात तुमसे किसने कही? तभी वहाँ पर एक टेढ़े मुंह वाला टीचर आ पहुँचा, जो कि अकड़ते हुए कह रहा था कि मैंने। मोयेन तो जानता ही नहीं था कि आखिर ये बंदा कौन है, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर तो उस पर्सन ने भी खुद का इंट्रोडक्शन करवा दिया। वो कहता है कि मेरा नाम है ज़ैंग चेंग और मैं यहाँ का डिप्यूटी हेड हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें बताना
चाहता हूँ कि 9th क्लास पूरे 1 साल से बिगनर क्लास से मिडिल क्लास में नहीं प्रमोट हुई। इसी वजह से मैंने और डायरेक्टर सोंग ने ये डिसाइड किया अगर ये प्रोग्रेस नहीं करते तो इन्हें निकाल दिया जाए, क्योंकि कीशियान एकेडमी में लूजर्स की कोई जगह नहीं। ये सुनकर तो मोयेन गुस्से से कहता है कि सिर्फ 1 महीना, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 9th बिगनर क्लास मिडिल क्लास में प्रमोट हो जाएगी। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि स्पिरिट लिस्ट में 9th क्लास के आधे से ज्यादा नाम होंगे। लेकिन ज़ेंग चेंग को तो इस बात पर जरा बराबर भी यकीन नहीं था, इसीलिए वो हंसते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल। जिस पर तो मोयेन उसे कहने लगा अगर मैंने तुम्हें ये कर दिखाया तो फिर तुम क्या करोगे। और यहीं पर ज़ेंग चेंग ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। वो मोयेन से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं नंगा होकर मार्शल अरीना में पूरे 10 राउंड लगाऊंगा। ये सुनकर तो मोयेन ने भी उसे मुस्कुराते हुए कह दिया अच्छा ऐसा है तो चलो फिर देखते हैं। जबकि ये सब सुनने के बाद तो पूरी क्लास में ही खामोशी तारी होगी कि ऐसा कैसे होगा। अब वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि टीचर मोयेन हम सबका ब्रेक थ्रू कैसे होगा। जिस पर तो मोयेन उन्हें जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते साथ ही उसने अपने पास से वही पिल्स निकाल ली और एक एक करके सभी बच्चों को देना शुरू कर दी। तभी हम यहाँ पर मोयेन के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उसकी फियोंसे का भाई था। ये 17 साल का हो चुका था लेकिन इसकी स्पिरिचुअलिटी अभी भी डेवलप नहीं हुई। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये अभी के लिए कच्चा ही है। तभी यहाँ पर मैं एक और स्टूडेंट जिसका नाम था गू फेंग यान उसे देख पाए जो कि मोयेन से उसी पिल को लेने के लिए आया था। ये गू फैमिली का डिसेंडेंट था जो कि बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हुआ करता था। लेकिन जब ये 14 साल का हुआ तो एक बीस्ट ने इस पर हमला कर दिया और इसी हमले के दौरान इसने अपना एक हाथ खो दिया। बट बचपन से इसे रिफाइनिंग बहुत पसंद थी, लेकिन जैसे ही इसने अपना एक हाथ खोया तो उसके बाद इसने वेपन्स को रिफाइन करना बंद कर दिया। मोयेन भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को इस पिल के बारे में बताते हुए कह रहा था जिसको तो खाने के बाद आप किसी भी रैलम में हो लेकिन आराम से ब्रेक थ्रू कर लोगे। ये सब सुनने के बाद तो मोयेन की क्लास के स्टूडेंट्स भी खुश हो चुके थे। वो खुश होते यहाँ से जाने लगे क्योंकि मोयेन की क्लास का टाइम ओवर हो चुका था। मोयेन गू यूफेंग को रोकते हुए कहता है तुम्हें क्या रिफाइनिंग पसंद है। जिस पर तो गू यूफेंग उसे जवाब देते हुए कहने लगा यस टीचर मुझे पसंद है। जिस पर तो मोयेन धीरे धीरे उसके पास जाते हुए कहने लगा अगर तुम्हें रिफाइनिंग करनी है तो तुम्हें ऑर्डिनरी पीपल से ज्यादा मेहनत करनी होगी। गू यूफेंग तो इस बात को अच्छे तरीके से जानता था और वो ऐसा करने के लिए तैयार भी है। इसी वजह से मोयेन उसे अपने साथ रिफाइनिंग हॉल में लेकर चला गया और यहाँ पर तो आने के बाद मोयेन ने उसे सोड रिफाइनिंग सिखाना शुरू कर दी। साथ ही साथ मोयेन ने अपने पास से एक रिफाइनिंग बुक निकालकर यूफेंग को दे दी जिसे तो लेने के बाद यूफेंग काफी खुश था। अब ये दोनों ही रिफाइनिंग हॉल से बाहर आ चुके जहाँ पर तो आने के बाद मोयेन देखता है कि उसकी फियोंसे के ब्रदर को कुछ लोग बुली करने की कोशिश कर रहे थे। वो मोयेन की दी हुई पिल को शाओ से छीनना चाहते हैं लेकिन शाओ ने तो उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया जिसकी वजह से तो वो बुलीज भड़क जाते हैं। अब वो शाओ को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगे। उन बुलीज ने शाओ को पीटना शुरू कर दिया था जबकि मोयेन दूर से खड़ा ये सब देखता रहा क्योंकि वो चाहता था कि शाओ इनके साथ खुद ही फाइट करे। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर मार खाने के बाद शाओ ने अपनी एनर्जी को अनलिश करते हुए इन सारे बुलीज को पीछे की तरफ हटा दिया जिसकी वजह से तो उन बुलीज का लीडर गुस्से में आ गया और वो भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। ये कहते साथ ही उसने अपने साथियों को ऑर्डर दे दिया कि इसे इतना मारो कि ये मर जाए। वो बुलीज अभी यहाँ पर ऐसा करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर वक्त रहते यूनर पहुँच गई। से तो आते साथ ही उन लड़कों की धुलाई करना शुरू कर दी। तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हम यहाँ पर यूनर और शाओ को देखते हैं जहाँ पर तो यूनर शाओ से सवाल करते हुए कह रही थी कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर तो शाओ उसे जवाब देते हुए कहता है कि दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर ये देखें टीचर मोयेन ने मुझे एक पिल दी जिसकी मदद से मेरा लेवल अप हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर तो यूनर को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से उस पिल को फेंक देती है लेकिन शाओ ने तो उस पिल को दोबारा से उठा लिया। यूनर अब उसे समझाते हुए कहने लगी मेरे भाई तुम्हें ऐसे टीचर की कोई जरूरत नहीं जो कि सिर्फ दूर खड़ा होकर तमाशा देखे। वो भी ये सब कह रही थी कि तभी वहाँ पर मोयेन भी पहुँच गया जिसे तो देखते साथ ही यूनर ने उसे भी बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। वो उससे कहती है कि ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है आखिर तुम इसे बचाने क्यों नहीं आए। मोयेन को भी यहाँ पर अब मजबूरन बोलना पड़ा। वो यूनर से कहता है कि ये मेरा कोई ब्रदर इन लॉ नहीं साथ ही साथ मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर खत्म करता हूँ और यूनर तुम मुझे इस बात का जवाब दो आखिर कब तक तुम अपने भाई को इसी तरह से प्रोटेक्ट कर पाओगी। यूनर के पास तो मोयेन की इस बात का कोई जवाब नहीं था इसलिए वो मुंह बनाते हुए कहने लगी तुम्हारे से तो मैं बेहतर ही हूँ क्योंकि आकर उसे मैंने बचा तो लिया जबकि तुम तो सिर्फ दूर से खड़े हुए देख रहे थे। ये सुनकर तो मोयेन उसे कहने लगा जितनी तुम्हारी जुबान चलती है अगर दिमाग चलता होता तो तुम्हें आराम से समझ आ जाता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन ये बेवकूफ लड़की तो कुछ समझने की बजाय उल्टा मोयेन पर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई जिसे तो मोयेन ने साइड पर हटते हुए आराम से डॉज कर लिया। जिसके बाद तो मोयेन यूनर को बताता है कि मैं तुम्हारे ब्रदर को ठीक कर सकता हूँ। ये बात सुनते
सुनते साथ यूनर का गुस्सा ठंडा हो गया और वो खुश होते हुए कहने लगी, क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा होगा, मैं जल्दी से मॉम डैड को बता कर आती हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ से भाग गई। जबकि पीछे की तरफ खड़ा मोयेन शाओ से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दोबारा से यूनर पर आ गया, जो कि अपनी मदर को इसी बारे में बता रही थी कि अचानक से वहाँ पर यूनर का फादर भी पहुँच गया, जो ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है आखिर मोयेन उसे किस तरह से ठीक कर पाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम के 3rd स्टेज पर है। इन दोनों की बातों से हमें एक बात तो साफ मालूम होगी कि इन्हें यकीन नहीं कि मोयेन शाओ को ठीक कर पाएगा। जबकि यूनर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहती है मोयेन तो शाओ को लेते हुए जूशियान हॉल में जा चुका। जूशियान हॉल का नाम सुनते साथ ही ये दोनों ही शाओ के पीछे रवाना हो गए। जबकि मोयेन तो यहाँ पर टोंग फर्नेस के अंदर शाओ को ठीक करने के लिए लाया हुआ था। अब वो उसे बताता है कि अगर इस मेथड ने काम किया तो तुम ठीक हो जाओगे और अगर ना किया तो हम दोनों ही आज यहाँ पर मारे जाएंगे। असल में शाओ की बॉडी के अंदर एक सेक्रेट बीज है जो कि उसकी कल्टीवेशन को इंक्रीज नहीं होने दे रहा। मोयेन ने यहाँ पर एंशिएंट स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए उसी सेक्रेट बीज को बाहर ला दिया, जो कि बाहर आते साथ मोयेन पर भड़कते हुए कह रहा था कौन ऐसा महायोद्धा पैदा हो गया जो कि मुझ पर कंट्रोल करना चाहता है। और जैसे ही उसकी नजर मोयेन पर पड़ी तो वो उसे कहता है अच्छा तो तुम हो जो कि मुझे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन बच्चे तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी लो है क्योंकि तुम तो अभी स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम के 3rd स्टेज पर हो। अगर मैं अपनी सोल फॉर्म में ना होता तो मैं तुम्हें अभी के अभी जान से मार देता। और ये कहते साथ ही उसने मोयेन पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर दिया, जिसे तो मोयेन ने अपने सामने एक हेवनली सील बनाते हुए आराम से काउंटर कर लिया। वो सेक्रेट बीज यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी शाओ की बॉडी से कंज्यूम कर रहा था, जिस वजह से शाओ को काफी पेन होती है। अब तक उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँच चुके थे, जो कि आते साथ ही मिस्टर मू से कहते हैं कि जल्दी से टोंग फर्नेस को खोल दें। लेकिन मिस्टर मू ने तो ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने मोयेन से वादा किया था कि कोई भी टोंग फर्नेस को नहीं खोलेगा जब तक वो बाहर नहीं आ जाते। ये सब कहने के बाद मिस्टर मू तो यहाँ से रवाना हो गए, जबकि शाओ की मदर तो रोते हुए टोंग फर्नेस के पास आ गई और वो रोते हुए अपने हस्बैंड से कह रही थी अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं इस मोयेन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यूनर भी भागते भागते यहाँ पर पहुँच चुकी थी, जो कि आते साथ ही अपनी मदर को दिलासा देते हुए कहती है मदर प्लीज अब चुप कर जाएं, शाओ बिल्कुल ठीक होगा। जबकि अंदर की तरफ तो वो सेक्रेट बीज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से पेन तो शाओ की बर्दाश्त के बाहर हो गई। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहने लगा मम्मा प्लीज मुझे बचा ले, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मोयेन तो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सेक्रेट बीज को कंट्रोल कर पाए। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि तुम्हारे तो एंसेस्टर्स भी मेरे सामने झुका करते थे, तो तुम क्या चीज हो। और ये कहते साथ ही मोयेन ने उस सेक्रेट बीज को सरप्रेस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो शाओ को काफी ज्यादा पेन हो रही थी। ये देखकर तो शाओ की मदर परेशान हो चुकी, इसीलिए वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टोंग फर्नेस पर अटैक कर देती है। और इसी अटैक की वजह से टोंग फर्नेस के अंदर सोनिक वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से तो मोयेन के साथ साथ शाओ भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ। पर मोयेन ने अपने उसी सप्रेसिंग टेक्निक को जारी रखा। इसी वजह से वो सेक्रेट बीज भी अब तंग आ चुका था। वो मोयेन से कहता है कि मैं अब इस बच्चे को और ज्यादा तंग नहीं करूंगा। ये सुनकर तो मोयेन ने उस टेक्निक को परफॉर्म करना बंद कर दिया, लेकिन सेक्रेट बीज को भी मालूम हो चुका था कि मोयेन ने उसकी सोल पर अपना मार्क छोड़ दिया है, जिसकी वजह से तो सेक्रेट बीज को काफी गुस्सा आ चुका और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए मोयेन पर अटैक करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो मोयेन पर अटैक कर पाता, मोयेन ने अपनी स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इस फॉर्मेशन ने सेक्रेट बीज को चारों तरफ से जकड़ लिया था। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन इस फॉर्मेशन से नहीं बच सकता। और ये बात तो सेक्रेट बीज को भी समझ आ चुकी, इसलिए वो झटपटाते हुए कहने लगा प्लीज मुझे जाने दो। आखिरकार मोयेन ने भी उस सेक्रेट बीज को छोड़ दिया। अब वो उससे कहता है कि मैं इस टेक्निक को अपने स्टूडेंट को सिखा दूंगा, इसलिए जब कभी भी तुम उसे परेशान करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें फौरन ही मार डालेगा। मोयेन की ये सारी बातें सुनने के बाद वो सेक्रेट बीज दोबारा से शाओ की बॉडी में एंटर हो गया। मोयेन का काम यहाँ पर खत्म हो चुका था, इसीलिए वो टोंग फर्नेस से बाहर आ जाता है, जहाँ पर तो शाओ की मदर ने बहुत सारे गार्ड्स को बुलाया हुआ था ताकि जैसे ही मोयेन टोंग फर्नेस से बाहर आए तो वो बिना वक्त जाया किए उसे मार डाले। उन गार्ड्स ने चारों तरफ से मोयेन को घेर लिया था, जबकि शाओ की मदर भी अपनी सोर्ड को रेडी करते हुए मोयेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो मोयेन पर अटैक कर पाती, मोयेन के सामने शाओ आकर खड़ा हो गया, जिसे तो देखते साथ ही शाओ की मदर काफी खुश हो गई। अब उसने अपनी मदर को बताना शुरू कर दिया कि आपको मोयेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर वापस आ सकी। लेकिन मोयेन को तो इनके शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा, जबकि शाओ तो उसे रोकना चाहता था। शाओ की मदर को तो सिर्फ उसी की फिक्र थी, इसीलिए वो उससे कहने लगी बेटा जाने दो इसे, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो आज
आवाज में से मार डालती। उनकी ये बात सुनते साथ ही मोयेन भी अपनी जगह पर रुक गया। वो उनसे कहता है कि आप यहाँ पर एलाइट सोल्जर्स को लेकर आई ताकि आज मुझे मार सके। आपके बेटे को ठीक करने के लिए मैंने खुद की जान को भी दांव पर लगाया क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। हर कोई आपकी इतना मीन नहीं होता। ये कहते साथ ही मोयेन यहाँ से रवाना हो गया। जबकि पीछे की तरफ खड़ा शाओ अपनी मदर से कह रहा था, मदर आपने टीचर मोयेन को नाराज कर दिया। इसी वजह से शाओ और यूनिट दोनों ही मोयेन के पीछे रवाना हो गए। शाओ भी यहाँ पर भागता भागता मोयेन के पास पहुँच चुका, जहाँ पर वो उससे चिल्लाते हुए कह रहा था, ब्रदर इन लो प्लीज मेरी बात सुन ले, 1 मिनट जरा रुक जाए। ये सुनकर तो मोयेन वहीं पर रुक जाता है। अब मोयेन उसे कहने लगा, बदमाश लड़के तुम्हें जल्दी से जल्दी स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन को सीखना होगा ताकि तुम उस सेक्रेट बीस्ट को कंट्रोल कर सको। जिस पर तो शाओ उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ टीचर मैं जल्दी से उसे सीख लूंगा। लेकिन यूनिट को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी सेक्रेट बीस्ट की बात हो रही है। इसी वजह से वो फौरन से शाओ से सवाल करते हुए कहने लगी, ये मोयेन क्या कह रहा था, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन शाओ तो उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता, इसीलिए वो बात को पलटते हुए कहने लगा, तुम्हें एक बात मालूम है कि तुम्हारा फियांसे तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यूनिट भी इतनी बेवकूफ थोड़ी थी जो कि उसकी बातों में आ जाती। इसी वजह से वो उस पर भड़कते हुए कहती है, बदतमीज तुमने मेरे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश की, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह का चूहा बिल्ली का खेल चल ही रहा था कि इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक मीटिंग पर आ गया, जहाँ पर तो सारी फैमिलीज के हेड के साथ मिस्टर वैंग और मिस्टर मू भी मौजूद थे। यहाँ पर तो इंपीरियल फैमिली का हेड भी मौजूद था जो कि अपने बेटे की मौत की वजह से काफी गुस्से में है, इसीलिए वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है, मू फैमिली के यंग मास्टर ने मेरे बेटे को मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन मोयेन का फादर भी उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा बेटा खुद ही आया था अपनी मौत को ढूंढते हुए। अगर वो पहले अपने इंपीरियल गार्ड्स को लेकर मोयेन पर अटैक ना करता तो मोयेन ने कभी भी उसे जान से नहीं मारना था। जिस बात से तो रॉयल फैमिली के हेड को गुस्सा आ गया और वो अपनी पावर्स को अनलिश कर लेता है। अब शाओ फैमिली का हेड इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को लड़ना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कीशियन एकेडमी के एल्डर्स भी हैं। लेकिन रॉयल फैमिली के हेड ने तो उल्टा शाओ पर ही चढ़ाई कर दी। वो उससे कहता है, हाँ तुम तो अब उसके फेवर में बोलोगे ही क्योंकि तुम्हारी बेटी की शादी मोयेन से होने जो वाली है। अब शाओ फैमिली का हेड भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम्हारी बिना कुत्तों की तरह भौंकने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। इससे पहले कि रॉयल फैमिली का हेड कुछ बोल पाता, मिस्टर मू इन दोनों पर भड़कते हुए कहते हैं कि अब तुम दोनों को चुप कर जाना चाहिए। साथ ही साथ वो इन्हें बताता है कि मैं कीशियन एकेडमी में न्यू स्टूडेंट्स को भर्ती करना चाहता हूँ। इसी वजह से अल्केमी के डिपार्टमेंट के इंचार्ज होंगे वैंग, जबकि रिफाइनिंग के डिपार्टमेंट के इंचार्ज होंगे हुंगचैन, जिसके लिए तो ये दोनों ही एग्री हो चुके थे। इसके बाद मोयेन का फादर वापस से मू मेंशन आ गया, जहाँ पर तो आते साथ ही उसने लंबी और छोटे वाली लड़की को फौरन से अपने पास बुला लिया। अब वो उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मोयेन को प्रोटेक्ट करना, तो तुम दोनों के होते हुए मोयेन के साथ ये सब कैसे हो गया। इसके बाद अगर मोयेन का एक बार भी बाका हुआ तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पर अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर मोयेन भी पहुँच गया, जो कि अपने फादर को रोकते हुए कहने लगा, फादर इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं थी, इसी वजह से आप इन्हें सजा मत दें। मोयेन को यहाँ पर देखते साथ ही उसके फादर ने लंबी और छोटी वाली लड़की को यहाँ से जाने का बोल दिया, क्योंकि वो यहाँ पर मोयेन के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता था। इसीलिए वो अब मोयेन से कहता है, तुमने 6 प्रिंस को मार दिया, अब उसका फादर किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहने वाला। लेकिन मोयेन को तो जरा बराबर भी इस बात की परवाह नहीं थी, इसीलिए वो आराम से संतरे खाते हुए कहने लगा, फादर आप परेशान क्यों होते हैं, हमारी फैमिली का नाम नैन्यू एम्पायर की 5 ग्रेट फैमिलीज में आता है, भला किसकी इतनी हिम्मत जो कि आपके होते हुए मुझे हाथ लगा सके। ये सब कहने के बाद मोयेन यहाँ से रवाना हो गया। यहाँ से जाने के बाद मोयेन लंबी और छोटी वाली लड़की से कहता है कि मैं अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही मोयेन नहाने के लिए बाथटब में बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंख खोली तो उसके सामने लंबी और छोटी वाली लड़की बैठी हुई थी, जिन्हें तो यहाँ पर बाथटब में अपने साथ देखते हुए मोयेन कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर तो लंबी वाली लड़की फौरन से बोलते हुए कहने लगी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि फैमिली हेड ने हमें ये ऑर्डर्स दिए हैं कि आप जहाँ पर भी जाएं हम आपके साथ ही रहें। जिस पर मोयेन उनसे कहता है कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन लंबी और छोटी वाली लड़की मोयेन की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसी वजह से तो मजबूरन मोयेन को उनके साथ ही नहाना पड़ा। यहाँ पर शाओ को देखते हैं, जो कि स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसी सेक्रेट बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें तो वो काफी हद तक कामयाब हो चुका। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ सुशी रैन पर आ गया, जिसे तो मास्टर गैन अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सिखा रहे थे, जबकि वूई भी यहाँ पर मन लगाकर पढ़ रही होती है। मोयेन भी अच्छे तरीके से नहाने धोने के बाद कीशियन एकेडमी पहुँच चुका था, जहाँ पर तो वो आते साथ ही
डायरेक्टर सॉन्ग से मिला, जो कि उसे कह रहा था जल्दी यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट्स भर्ती होने वाले हैं। अगर आप चाहें तो उनमें से कुछ को मैं आपकी तरफ भेज सकता हूँ ताकि आसानी के साथ आप उस शर्ट को जीत पाएं। लेकिन मोयेन तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उसे कहने लगा कि मुझे अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है, मैं कभी भी उसे नहीं हारूंगा, इसीलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। ये कहते साथ ही वो यहाँ से रवाना होकर अपनी क्लास में आ गया, जहाँ पर तो आते साथ ही वो अपनी क्लास से सवाल करते हुए कहने लगा कि आप सबने स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम में ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर तो ताइफेंग उसे खड़ा होकर जवाब देते हुए कहने लगा कि हम सब ने तो ब्रेक थ्रू कर लिया है सिवाय 3 लोगों के, हुआन, वूजी, गैन और शॉन ने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया। ये सुनते साथ ही मोयेन ने अपने पास से और ज्यादा पिल्स निकाल कर उन्हें दे दी, लेकिन उन पिल्स को कंज्यूम करने के बाद भी ये लोग ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। ये देखते हुए मोयेन ने अपने पास से और ज्यादा पिल्स को निकाल लिया। मोयेन अब लगातार इन्हें पिल्स पर पिल्स दिए जा रहा था, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, जिससे तो मोयेन को भी समझ आ चुका था कि पिल्स से इनका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए वो इन तीनों को अपने पास बुलाते हुए एक एक मार्शल आर्ट की बुक थमा दी, जिसे तो प्रैक्टिस करने के लिए ये लोग मार्शल एरिना में पहुंच चुके और इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए इन्हें 1 महीना गुजर गया और आखिरकार वो दिन आ गया जिसके लिए तो मोयेन ने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी। डायरेक्टर ज़ेंग चेंग भी अपने एक चमचे के साथ मोयेन की क्लास के बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी वहाँ पर मोयेन भी पहुँच गया, जो कि आते साथ ही अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगा, डायरेक्टर ज़ेंग चेंग आप इतनी सुबह में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर तो ज़ेंग चेंग उसे जवाब देते हुए कहता है, टीचर मोयेन, मैं तो यहाँ पर हमारे एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए आया हूँ, शायद आप इस बारे में भूल चुके हैं, चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ। अगर आपके सारे क्लास के बच्चे स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम में ना हुए तो उन्हें कीशियन एकेडमी से निकाल दिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं नंगा होकर मार्शल एरिना के पूरे 10 चक्कर लगाऊंगा। अब मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ मुझे सब याद आ गया, आप अंदर की तरफ जाकर मेरे स्टूडेंट्स का लेवल चेक कर सकते हैं। ये सुनते साथ ही ज़ेंग चेंग क्लास के अंदर आ गया। यहाँ पर तो डायरेक्टर सॉन्ग भी अपने साथ एक फॉर्मेशन को लेकर पहुँच गए, जिसकी मदद से तो मोयेन के स्टूडेंट्स के लेवल को चेक किया जाना था। अब डायरेक्टर सॉन्ग स्टूडेंट से कहते हैं, अगर इस फॉर्मेशन के अंदर से गोल्डन लाइटनिंग निकली तो इसका मतलब होगा कि आप लोगों ने स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद तो स्टूडेंट्स ने बारी बारी आकर अपना लेवल चेक करवाना शुरू कर दिया और किसी का भी लेवल स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम से कम नहीं था। ये देखकर तो ज़ेंग चेंग की हालत खराब होना शुरू हो गई, लेकिन उसका चमचा उसे हौसला देते हुए कहने लगा, डायरेक्टर आप फिक्र मत करें, ये सारी क्लास कभी भी स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई होगी। इस क्लास में बहुत सारे वीक बच्चे भी हैं, जैसे कि हुआंग, शाओ, जो लोग 1 साल की मेहनत के बाद भी स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम में कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए उसने फौरन से अपने पास हुआंग वूजी को बुला लिया, जिसका तो लेवल चेक करने पर इन्हें मालूम हो जाता है कि ये भी स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम पर पहुंच चुका। ये सब देखने के बाद तो टीचर डिंगी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद तो गैन और शॉन भी अपना लेवल चेक करवाने के लिए पहुंच गए और ये दोनों ही स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम पे थे। ये देखते हुए तो इन दोनों के मुंह खुले के खुले ही रह गए। इन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए, इसीलिए हैरत से इन दोनों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। जबकि मोयेन भी अब अपनी नींद से जाग चुका था, क्योंकि टाइम है एक्शन का। डायरेक्टर सॉन्ग भी सारी क्लास को स्पिरिचुअल गैप प्रॉब्लम पर देखने के बाद कहती है कि अब सब लोग अब मिडिल क्लास में प्रमोट हो चुके। जबकि ज़ेंग चेंग तो यहाँ से भागना चाहता था, इसीलिए वो चुपके से यहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन मोयेन ने उसे बीच में ही रोक दिया। इसी वजह से ज़ेंग चेंग नाटक करते हुए कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मिडिल क्लास में प्रमोट हो चुके, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं अब यहाँ से चलता हूँ। लेकिन मोयेन भी इतनी आसानी के साथ उसे यहाँ से कैसे ही जाने देता। वो तेजी से अपनी जगह से मूव करते हुए ज़ेंग चेंग के सामने आकर खड़ा हो गया। साथ ही साथ वो ज़ेंग चेंग से कह रहा था, डायरेक्टर ज़ेंग चेंग, क्या आप हमारे एग्रीमेंट के बारे में भूल चुके? आपको तो भी नंगे होकर मार्शल एरिना के 10 राउंड्स लगाने हैं। जिस पर तो डायरेक्टर ज़ेंग मोयेन को जवाब देते हुए कहता है, टीचर मोयेन, आप हमारे दरमियान चीजों को खराब मत ही करे तो बेहतर रहेगा। अब मोयेन उससे कहता है कि हमारे दरमियान चीजें खराब हो ना हो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, बस आप अपना एग्रीमेंट पूरा करें। ये सुनकर तो डायरेक्टर ज़ेंग चेंग काफी डर चुका, इसीलिए वो पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि मोयेन, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत एकेडमी की डीन से कर दूंगा। इस पर तो मोयेन को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है, लिन शान्यू, इसे घसीटते हुए मार्शल एरिना में ले जाओ, जब तक ये अपने 10 चक्कर पूरे नहीं कर लेता तब तक तुम इसे बिल्कुल मत छोड़ना। अब लिन शान्यू मोयेन से सवाल करते हुए कहता है कि अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि फिर क्या हुआ, इसे मार डालना। ये सुनकर तो लिन शान्यू फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डायरेक्टर ज़ेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखकर तो डायरेक्टर ज़ेंग भी रेडी हो चुके थे। उन्होंने अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिन शान्यू को रोक लिया, लेकिन तभी लिन शान्यू ने अपनी जेड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टर ज़ेंग पर अटैक कर दिया, जिसे तो डायरेक्टर ज़ेंग दौड़
डॉज नहीं कर पाए और पीछे की तरफ जाकर गिर गए। डायरेक्टर ज़ैंग चैंग को बचाने के लिए टीचर डिंग ही आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगे, मोयेन तुम अपनी हद में रहो, ये हमारे डायरेक्टर हैं। उसकी ये बात सुनते साथ ही मोयेन ने अपनी क्लास के बच्चों को ऑर्डर्स दे दिए। डायरेक्टर ज़ैंग चैंग के साथ डिंग ही टीचर को भी पकड़ लिया जाए। जो बात सुनते साथ ही बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता करके टीचर डिंग ही की तरफ भी बढ़ना शुरू कर दिया। आखिरकार इन सब ने मिलकर डायरेक्टर ज़ैंग और टीचर डिंग ही को पकड़ लिया और उन्हें पकड़ते हुए मार्शल एरिना की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में लिन च्यान्यू मोयेन से सवाल करते हुए कहता है, क्या आप ये सच में करने वाले हैं? जिस पर तो मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब एक साजिश के तहत हो रहा था। मैंने उन्हें एक चांस दिया था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जबकि मार्शल एरिना में ये सारा नजारा देखने के लिए पहले से ही कुछ टीचर्स मौजूद थे। ये सारे के सारे एडवांस क्लास के टीचर्स हैं। तभी यहाँ पर एक टीचर जिसका नाम था क्यूजी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर पहुँच गया, जो कि आते साथ ही मोयेन से कह रहा था कि मोयेन आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? क्यूजी को यहाँ पर देखकर डायरेक्टर चैंग ने तो झटपटाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर वो क्यूजी से कहता है, क्यूजी प्लीज मुझे बचा लो। मगर मोयेन को तो क्यूजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो? अब क्यूजी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हूँ एडवांस क्लास का टीचर, जबकि डायरेक्टर ज़ैंग चैंग मेरे दोस्त हैं, इसीलिए तुम्हें अब उसे छोड़ देना चाहिए। जिस पर तो मोयेन उसे एरोगेंटली जवाब देते हुए कहने लगा, मैं और इसे छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। जिस पर तो क्यूजी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मरना चाहते हो? ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए मोयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि वो मोयेन पर अटैक कर पाता, वहाँ पर लंबी और छोटी वाली लड़की पहुँच गयी, जिन्होंने तो बड़े आराम के साथ क्यूजी के अटैक को रोक लिया और न सिर्फ रोका बल्कि पीछे की तरफ भी हटा दिया। मोयेन अब लिन च्यान्यू से कहता है कि जल्दी से इसके कपड़े उतारो। ये सुनते साथ ही लिन च्यान्यू ने फौरन से इस कमीने के कपड़े उतार दिए। साथ ही साथ एक चाबुक का इस्तेमाल करते हुए उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। जिसके बाद तो मोयेन क्यूजी की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन तुम तो मेरे गार्ड्स तक को नहीं हरा पाए, तो मुझे क्या खाक मारोगे? लेकिन क्यूजी तो अभी भी ये बात नहीं समझा कि मोयेन कितना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो बेवकूफों की तरह उसे कहने लगा, मोयेन तुम एक इस तरह के मर्द हो जो कि औरतों के पीछे छुपकर बात करता है। ये सब कहने के बाद वो अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और जाकर इनके साथ फाइट करो, यहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। उनकी ये सारी बातें सुनते साथ ही ताइफेंग तो जोश में आ चुका। वो मोयेन से कहता है कि टीचर मोयेन हम भी आपके साथ हैं, लेकिन मोयेन उसे समझाते हुए कहता है कि मैं अभी यहाँ पर जाकर फाइट करूंगा, तो तुम लोग मेरे मूव्स को ध्यान से देखना। मोयेन की ऐसी हरकतें देखकर पास ही में खड़े सीनियर टीचर्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अच्छा तो ये मोयेन हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, वैसे भी अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि मोयेन कितने पानी में है। यहाँ पर एरिना में मोयेन को एडवांस क्लास के स्टूडेंट्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। साथ ही साथ उन सब ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। ये देखते हुए मोयेन अपने मन में कहता है, अगर इनका कंपैरिजन मेरी 9th क्लास के साथ किया जाए तो इनकी हालत तो उनसे भी बदतर है। तभी एक एडवांस क्लास का स्टूडेंट शोखा बनते हुए मोयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिसे तो मोयेन ने सिर्फ एक पंच का इस्तेमाल करते हुए दूर पटक दिया और इस टेक्निक का नाम है बॉडी सुप्रीम फिस्ट टेक्निक, जिसे तो मोयेन ने अभी इस्तेमाल किया था। इसके बाद तो मोयेन ने ड्रैगन वेगिंग टेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दूसरे डेसिबल को भी पछाड़ दिया। वो स्टूडेंट्स तादाद में काफी ज्यादा थे, इसीलिए लगातार मोयेन पर अटैक्स किए जाते हैं, लेकिन मोयेन भी उनसे कहीं हारने वाला था और इसी वजह से मोयेन ने जिस तरह धोबी कपड़ों को धोता है इसी तरह उन सारे के सारे डेसिबल्स को धो दिया। ये देखकर तो सारे के सारे सीनियर टीचर्स भी हैरान थे कि आखिर मोयेन ने ये कैसे किया, जबकि क्यूजी को तो यहाँ पर अभी भी अकल नहीं आई। वो मोयेन को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। जिस पर तो मोयेन उल्टा उसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी, स्पिरिचुअल गैप रेलम के 6 लेवल पर होते हुए मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो, जबकि मैं तो अभी स्पिरिचुअल गैप रेलम के 3rd स्टेज पर हूँ। ये कहते साथ ही वो लिन च्यान्यू से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या डायरेक्टर ज़ैंग ने मार्शल एरिना के पूरे 10 चक्कर लगा लिए? अब लिन च्यान्यू से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ उसने लगा लिए। अब मोयेन लिन च्यान्यू से कहता है कि डायरेक्टर ज़ैंग को अच्छे से कपड़े दे दो, क्योंकि ये मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं। क्यूजी के पास भी एक अच्छा मौका था आगे बढ़ते हुए मोयेन पर हमला करने का, लेकिन इससे पहले कि वो मोयेन पर हमला कर पाता वहाँ पर लंबी और छोटी वाली लड़की पहुँच गई। इसी वजह से तो क्यूजी को बीच में ही रुकना पड़ा। अब क्यूजी मोयेन से कहता है कि आज से 3 महीने के बाद लाइफिंग हॉल में कॉम्पिटिशन्स होंगे। अगर तुम्हारे पास सच में एबिलिटीज हैं तो इन 3 महीनों में 9th क्लास को मिडिल क्लास से इंटरमीडिएट क्लास में प्रमोट करवा लो, ताकि बाद में मैं और तुम फाइट कर सकें, जिसके लिए तो मोयेन भी एग्री हो चुका। कीशियन एकेडमी से घर पहुंचने के बाद मोयेन ने अपनी सारी फैमिली को अपने पास बुला
लिया, जिसके बाद वो इन सबसे कहता है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो कि मुझे कीशियान अकेडमी में मिला। ये बात सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सब लोगों के रंग ही उड़ गए। तभी लिन शानयू भी डायरेक्टर ज़ेंग के साथ यहाँ पर पहुँच गया, जिसके तो मुंह में उसने संतरा दिया हुआ था ताकि वो बोल ना सके। मोयेन अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे डायरेक्टर ज़ेंग ने ये बात बता दी कि आप में से किसी ने उसे कहा था मेरे साथ ये सब करने के लिए। फर्स्ट और सेकंड लेडी आप दोनों की सपोर्ट के बिना ये कैसे ही मुमकिन था। ये बात सुनते साथ ही फर्स्ट लेडी को तो गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भड़कते हुए कहती है, मोयेन आखिर ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, बकवास करना बंद करो। जबकि सेकंड लेडी भी उसका साथ देते हुए कह रही थी, मोयेन क्या तुमने हमारा टाइम जाया करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। मोयेन को भी समझ आ चुका था कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इसीलिए वहाँ पर उसने 2 गार्ड्स को भी बुला लिया जो कि इस सारी बात को जानते थे, जिन्हें तो देखते साथ ही फर्स्ट और सेकंड लेडी के पैरों तले जमीन ही निकल गई। लेकिन फर्स्ट लेडी तो अभी भी अपनी गलती को मानने की बजाय उल्टा मोयेन पर चढ़ाई करते हुए कहती है, मेरे फादर बायुन कमर्शियल बैंक के ओनर है, इसी वजह से तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मोयेन को तो इस बात से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था, उल्टा वो तो एक जोरदार झापड़ फर्स्ट लेडी के मुंह पर जड़ देता है। वहाँ पर तो फर्स्ट लेडी मोयेन पर भड़कते हुए कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। उसकी बात सुनते साथ ही मोयेन उससे कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो मैं सजा तुम्हारी बजाय तुम्हारे बेटे को दे देता हूँ। अब मोयेन लिन शानयू को ऑर्डर्स देते हुए कहता है कि जाओ और जाकर मू जाओमिंग का एक हाथ तोड़ डालो। लिन शानयू ने भी आगे की तरफ बढ़ते हुए मू जाओमिंग की हाथ पर एक स्लैश अटैक लगाकर उसका बाजू तोड़ डाला, जिसकी वजह से तो जाओमिंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। ये देखते हुए फर्स्ट लेडी कहने लगी, मोयेन तुम्हारी शिकायत तो मैं पेट्रियार्ट से जरूर करूंगी। मगर मोयेन को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि हाँ जरूर खुशी से करना। यहाँ पर नेक्स्ट बारी है सेकंड लेडी और उसके बेटे की। मू किंतियान तो काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो अपनी मदर से कहता है कि मैं अपने हाथों को खोना नहीं चाहता, जिस पर तो सेकंड लेडी उसे ही डांटते हुए कहती है कि अगर तुम थोड़े से भी अक्लमंद होते तो आज ये फैमिली का हेड ना बनता। मोयेन भी पास ही खड़ा उनकी ये सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए वो उनसे कहता है, अच्छा तो आप सोचते हैं कि मैं फैमिली के हेड की पोजीशन के लिए सुटेबल नहीं, और यही सोचने की सजा के तौर पर अब मू किंतियान के दोनों हाथों को तोड़ दिया जाएगा। मू किंतियान बेचारे की तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी। वो अपने घुटनों पर जाकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। लेकिन लिन शानयू भी उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। उसने तो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया ताकि मू किंतियान के दोनों हाथों को तोड़ा जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, वहाँ पर मू फेंगयू पहुँच गया। मू फेंगयू और कोई नहीं बल्कि मू किंतियान का बड़ा भाई था। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए मोयेन से कह रहा था कि आखिर तुमने खुद को समझ क्या रखा है। तुम्हें इन सब चीजों की रिपोर्ट सबसे पहले फैमिली के हेड को करनी चाहिए। तुम इन सबको यहाँ पर बुलाकर यू पनिशमेंट नहीं दे सकते। जिस पर तो मोयेन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मुझे ये बात समझाने वाले आखिर तुम कौन होते हो, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया मैंने तो तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। मू फेंगयू तो उसकी कोई भी बात का जवाब ना देते हुए उससे कह रहा था, मोयेन चीजों को ज्यादा आगे लेकर मत जाओ। जिस पर तो मोयेन हंसते हुए उससे कहने लगा, अच्छा तो चीजों को मैं आगे लेकर जा रहा हूँ या फिर ये लोग जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। आप सबको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों को इतने बड़े गुनाह की इतनी छोटी सजा दे रहा हूँ। ये कहते साथ ही मोयेन ने वहाँ पर लंबी और छोटी वाली लड़की को भी बुला लिया। अब वो उनसे कहता है कि आगे बढ़कर मू फेंगयू के हाथ को तोड़ डालो। ये सुनते साथ ही वो दोनों ही मू फेंगयू की तरफ आगे बढ़ गई। लेकिन मू फेंगयू तो उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं ये काम खुद ही कर सकता हूँ। जो कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद के हाथ को तोड़ लिया और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ यहाँ से जाने लगा। उसका ये गुस्सा देखकर मोयेन उसे नसीहत करते हुए कहता है, मू फेंगयू मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना वरना उसका अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन मू फेंगयू तो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए लंबी वाली लड़की को धक्का मारकर यहाँ से रवाना हो गया। जबकि डायरेक्टर ज़ेंग चेंग भी अपनी हड्डियों को तोड़वाने के बाद वापस अपने घर जा रहा था। रास्ते में वो गुस्सा होते हुए कह रहा था, कमीने मोयेन तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक दफा बस तुम मुझे मिल जाओ। और तभी उसके सामने मोयेन का फादर आ गया और इसके बाद ही सीन शिफ्ट होकर मोयेन पर आ गया जो कि बात लेने के लिए पहुंच चुका। उसका इंतजार तो वहाँ पर पहले से ही लंबी और छोटी वाली लड़की कर रही थी, जिन्हें तो देखते साथ ही मोयेन का मूड फ्रेश हो चुका और उसने फौरन से अपनी बाहों को खोल लिया ताकि लंबी और छोटी वाली लड़की उसके कपड़े उतार सके। लेकिन मोयेन की ये खुशी ज्यादा देर के लिए टिक ना पाई क्योंकि उसके फादर ने वहाँ पर आते साथ ही उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब तो मोयेन को खुद ही अपने कपड़े उतारने पड़े और वो बाथ टब में बैठते हुए कहता है, फादर ये भी कोई
आने का टाइम है। जिस पर तो उसका फादर उसे डांटते हुए कहता है, बदमाश लड़के, इतना सब हो जाने के बाद तुम रिलैक्स किस तरह कर सकते हो, और वैसे भी आज तुमने एक मिस्टेक कर दी। अपने फादर की बात सुनते साथ ही मोयेन उनसे सवाल करते हुए कहता है, मिस्टेक? आखिर मैंने कौन सी ऐसी मिस्टेक कर दी? उसका फादर अब उसे बताते हुए कहता है कि तुम्हें डायरेक्टर ज़ेंग चेंग को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हुई, इसीलिए वो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा, और ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। अभी के लिए तो मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया है, लेकिन आइंदा से मैं ऐसा कोई भी मसला नहीं चाहता। ये सब कहते साथ ही मोयेन का फादर यहाँ से रवाना हो गया। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तो ताइफेंग मोयेन से कह रहा था कि टीचर मोयेन, मैं जरूर एक ना एक स्टूडेंट को तो हमारी क्लास में ले ही आऊंगा, जिसकी वजह से तो 9th क्लास की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। ये सुनकर तो मोयेन उसे सवाल करते हुए कहता है, अच्छा फिर तो तुम मुझे एक बात बताओ कि कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट सीनियर क्लास को स्किप करके हमारी जूनियर क्लास में क्यों ही आएगा? जिस पर तो ताइफेंग मोयेन से कहता है कि टीचर मोयेन, आपकी वजह से। वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं कि हमारे लाइफिंग हॉल में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत टीचर भी हैं, जिनका नाम है शिन्यू। उनकी लंबी लंबी टांगे, सिल्की हेयर, ब्यूटीफुल स्किन। मोयेन ताइफेंग की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उनकी स्किन तो बिल्कुल स्नो जैसी है। जिस पर तो ताइफेंग हैरत से सवाल करते हुए कहता है, टीचर मोयेन, आखिर आपको उनके बारे में कैसे पता चला? ये सुनकर मोयेन उसे कहता है, जरा पीछे मुड़कर तो देखो, क्योंकि उसके पीछे ही मिस शिन्यू खड़ी थी, जिसे तो देख के साथ ही ताइफेंग पीछे की तरफ हट गया। मिस शिन्यू आगे की तरफ बढ़ते हुए मोयेन से कहती है, टीचर मोयेन, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। ये सुनकर तो मोयेन उसे सवाल करते हुए कहने लगा, आपको मुझसे क्या फेवर चाहिए, और भला मैं आपकी मदद क्यों करूँ, क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। मिस शिन्यू अब मोयेन से कहती है कि इसके बदले मैं भी आपको एक फेवर दे दूंगी, बस आपको मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि मेरी डेसिबल को किसी ने पॉइजन दे दिया है, और अगर उसका वक्त पर इलाज ना हुआ तो वो मारी जाएगी। उनकी ये सारी बातें सुनकर मोयेन तो उनके साथ चलने के लिए एग्री हो गया। इन दोनों के यहाँ से रवाना हो जाने के बाद हुआंग शाओ से कहता है, शाओ तुम्हें अपनी बहन से कहना चाहिए कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मोयेन के साथ गुजारे, वरना हो सकता है कि मोयेन उसके हाथों से निकल जाए। जिस पर तो शाओ उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, टीचर मोयेन और यूनर की शादी तो सिर्फ फैमिली बिजनेस के लिए हो रही है, इसके अलावा तो इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं। और वैसे भी मैंने ये खबर सुनी है कि टीचर मोयेन की पहले से एक खूबसूरत वाइफ है, जिसे शैंगदेन सेट वाले लोग उठाकर ले गए थे। ये बात सुनकर तो वहाँ मौजूद सब बच्चे ही हैरान हो गए, लेकिन हुआंग उन्हें दोबारा से अपने टॉपिक पर लाते हुए कहता है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी न्यू स्टूडेंट्स को हमारी क्लास में भर्ती करना होगा। जिस पर तो दूसरा स्टूडेंट उदास होते हुए कहता है कि आखिर हमारी क्लास में कौन ही आएगा। तभी वहाँ पर यांग आ गया, जो कि इन स्टूडेंट से सवाल करते हुए कहता है कि क्या आप लोग मिडिल 9 क्लास से हैं? जिस पर तो इन सब लोगों ने भी हाँ में जवाब दे दिया। अब यांग इन सब से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है, मेरा नाम है यांग और मैं यहाँ पर बायून सिटी से आया हूँ। जिसके बाद तो यांग इन सब से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या आप लोगों की क्लास टीचर सर मोयेन है? अगर ऐसा है तो फिर मैं आप लोगों की क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिस पर तो ताइफेंग काफी खुश हो चुका था। अब वो उसे कहता है कि हाँ, हमारी क्लास की टीचर का नाम ही मोयेन है। यांग ने भी यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट निकाल लिया था, जिसे तो देखते साथ ही 9th क्लास के सारे स्टूडेंट्स दंग रह गए। वो हैरत से सवाल करते हुए कहते हैं, तुम इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी हमारी क्लास को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? यांग अब उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर टीचर मोयेन के लिए आया हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर मोयेन और मिस शिन्यू पर आ गया, जो कि उसकी डेसिबल के पास पहुँच चुके थे। उस लड़की को 10,000 कोल्ड पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा सर्दी लग रही थी। साथ ही साथ मिस शिन्यू ने उसके हाथ पाँव को भी बांधा हुआ था ताकि वो किसी पर हमला ना कर सके। अब वो उसके पास आते हुए कहती है, मेरी बहन तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। इसके बाद तो मोयेन ने अंदर की तरफ आकर उस डेसिबल को देखना शुरू कर दिया। अब वो मिस शिन्यू से कहता है कि मिस शिन्यू, मैं यहाँ पर अभी कुछ ऐसा काम करने वाला हूँ, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपकी सिस्टर अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन अगर इसकी जान को बचाना है तो मुझे ऐसा करना ही होगा। मिस शिन्यू तो यहाँ पर अपनी बहन की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और इसी वजह से वो इसके लिए भी एग्री हो गई। अब वो मोयेन से सवाल करते हुए कहती है कि क्या आपको किसी स्पिरिचुअल मेडिसिन की जरूरत है? उसकी ये बात सुनकर मोयेन उसे कहने लगा कि मुझे किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं, इसके लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। ये कहते साथ ही मोयेन ने उसकी रस्सियां खोलना शुरू कर दी और जैसे ही उस लड़की के हाथ पांव खुले तो उसने फौरन से मोयेन को गले लगा लिया। ये देखते हुए मोयेन उसे कहता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे इसे अनड्रेस करना होगा। शिन्यू भी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है कि हाँ, तुम शुरू कर सकते हो। उसका ये जवाब सुनकर तो मोयेन ने फौरन से उसके
कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। मोयेन उसके मेरिडियंस को अनब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शिन्या को बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का पॉइजन दिया गया था ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। यानी कि ये दोनों बहनें किसी नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती और इसी तरह से करते करते ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और शिन्यू और ज्यादा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी, जो देखकर मोयेन उसे रोकते हुए कहता है, अगर अभी आकर तुमने हमें इंटरप्ट कर दिया तो मेरी सारी मेहनत फजूल चली जाएगी। ये जो करती है इसे करने दो। यहाँ पर तो शिन्या ने मोयेन के काफी हद तक के कपड़ों को फाड़ दिया था। अब वो आगे की तरफ बढ़कर मोयेन को किस करने ही वाली थी कि अचानक से मोयेन ने उसके चेस्ट पर करते हुए उसके मेरिडियंस को अनब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से तो शिन्यू खून की उल्टी करते हुए वहीं पर अनकॉन्शियस हो गई। फिर मोयेन शिन्या को साइड पर हटाकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तभी शिन्या की बॉडी से एक स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन बाहर आ गया, जिसे तो मोयेन डिस्ट्रॉय करते हुए अपने मन में सोचता है वो जो कोई भी पर्सन था उसने क्लाउड ऑफ द 10,000 को सिर्फ हमें बहकाने के लिए इस्तेमाल किया। असल में तो ये एक पर्पल जेट स्कॉर्पियन पॉइजन था। खैर तुम इन सब बातों को इग्नोर करो क्योंकि तुम्हारी बहन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये बात सुनते साथ ही वो फौरन से मोयेन का शुक्रिया अदा करना शुरू हो गई कि अचानक से उसकी नजर मोयेन के कपड़ों पर पड़ जाती है जो कि फटे हुए थे। मोयेन तो शर्म के मारे खुद को छुपाते हुए फौरन से अपनी स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर भागते भागते मोयेन के कुछ स्टूडेंट्स पहुँच गए, जो ये सारा नजारा देखकर तो हैरान थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। लेकिन जैसे ही मोयेन ने उनकी तरफ पलट कर देखा तो वो पतली गली से 9-11 हो गए, जबकि मोयेन तो अपने स्टूडेंट्स की इस रूड बिहेवियर की माफी मांगते हुए मिस शिन्यू से कहता है कि मेरे स्टूडेंट थोड़े से बदतमीज हैं, आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिएगा। मिस शिन्यू भी ये बात समझ चुकी थी कि वो स्टूडेंट्स मोयेन के साथ कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, इसीलिए वो मोयेन से कहने लगी कि आप अब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते साथ ही मोयेन यहाँ से रवाना हो गया, जबकि बाहर की तरफ खड़े वो स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, अब तो टीचर मोयेन हमें मार ही डालेंगे, हम लोग को इस तरीके से अंदर नहीं जाना चाहिए था। हुआंग उन्हें समझाते हुए कहता है कि टीचर मोयेन इतने भी बुरे नहीं। तभी वहाँ पर मोयेन भी पहुँच गया, जो कि आते साथ ही इन सब लोगों के सर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, अगली बार तो मैं तुम सब लोगों को भी अपने साथ लाइटनिंग वैली लेकर जाऊंगा। जिस पर तो मोयेन का एक स्टूडेंट एक्टिंग करते हुए कहता है, टीचर मोयेन हमें मारना चाहते हैं। लिंजीली तो यहाँ पर मोयेन को यकीन दिलाते हुए कह रहा था, टीचर मोयेन आप फिक्र मत करें, आज हमने जो कुछ भी देखा इसके बारे में हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। हुआंग भी यहाँ पर उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहा था। उनकी ये सारी बातें सुनकर मोयेन अपने मन में कह रहा था, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। खैर तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे किस लिए ढूंढ रहे थे? जिस पर तो उन सब ने बताना शुरू कर दिया। वो उससे कह रहे थे, हमारी 9th क्लास को एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, साथ ही साथ उसे सोर्ड एंड टेंट भी आता है। सोर्ड एंड टेंट का नाम सुनते साथ तो मोयेन समझ चुका कि आखिर ये बंदा कौन है, इसीलिए वो उनसे कहता है कि आज चलो उससे मिलते हैं। जिसके बाद तो ये सब लोग ही कीशियन एकेडमी की तरफ रवाना हो गए और कीशियन एकेडमी के अरीना से हुई, जहाँ पर तो 4th क्लास का लीडर यांग को अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ था, पर ताइफेंग तो ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देने वाला। इसी वजह से वो उसे यहाँ से जाने का बोल देता है, लेकिन वो 4th क्लास का लीडर भी काफी ढीठ था। वो 9th क्लास की बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये गवारों की क्लास है, इसी वजह से तुम्हें इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, वरना तुम भी इनके जैसे बन जाओगे। एक बार बस तुम हमारी 4th क्लास को ज्वाइन कर लो, उसके बाद तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि हमारी 4th क्लास कितनी अमेजिंग है। ताइफेंग भी अपनी क्लास की बेइज्जती किस तरह बर्दाश्त कर सकता था। वो गुस्से से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा, अब तुम मुझसे बचो। ये कहते साथ ही उसने 4th क्लास के लीडर पर अटैक कर दिया था। वो लीडर भी कम पावरफुल थोड़ी था, वो भी यहाँ पर जेट फेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ताइफेंग को दूर पटक देता है। इसके बाद तो वो दोबारा से ताइफेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखकर तो गु यूफेंग उसकी मदद के लिए आ पहुंचा और वक्त रहते ही 4th क्लास के लीडर के अटैक को डॉज कर लिया। अब तक तो यहाँ पर मोयेन भी पहुंच जाता है, जो कि आते साथ ही यांग से कह रहा था, यांग अब तो तुमने भी 9th क्लास को ज्वाइन कर लिया है, इसलिए जाओ और जाकर अपनी क्लास का साथ दो। ये बात सुनते साथ ही यांग 4th क्लास के लीडर को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए अरीना में पहुंच चुका और आते साथ ही अपने सुप्रीम सोर्ड एंड टेंट को रिलीज कर देता है। और उसकी ऐसी पावर्स देखकर तो 4th क्लास का लीडर भी दंग रह गया, लेकिन वो हार ना मानते हुए अपनी सोर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। इन दोनों के दरमियान अब फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे थे कि यांग 4th क्लास के लीडर से काफी पावरफुल है और इसी वजह से उसने 4th क्लास के लीडर की सोर्ड को भी तोड़ डाला, जिस वजह से वो लीडर यहाँ से दुम दबाकर भाग गया। जबकि ताइफेंग तो पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा था, कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ जरा, तुम्हें तो हमसे फाइट करनी थी ना, करो अब। लेकिन वो 4th क्लास का लीडर तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जबकि मोयेन तो यहाँ पर ताइफेंग से सवाल करते हुए कहने लगा,
लगा, ताइफेंग क्या तुम खुश हो? जिस पर तो ताइफेंग ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये देखकर तो मोयन उसे डांटते हुए कह रहा था, अगर आज यहाँ पर यांग ना होता तो तुम लोगों ने हार जाना था। मोयन अभी उसे ये सब कह रहा था कि तभी यांग उसके सामने आते हुए अपने घुटनों पर बैठ गया। वो इस वजह से बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि वो नैन्यू सिटी में अपने टीचर की हेल्प नहीं कर पाया। इस वजह से मोयन उसके पास जाकर उसे समझाते हुए कहने लगा, तुम्हें ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं, चलो जो सब खाना खाना चले। वो यहाँ पर अभी ये सब कह रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिंगयू भी पहुँच चुका, जो कि टीचर मोयन से कहता है, टीचर क्या आप मुझे भूल तो नहीं गए? इसके बाद तो उसने भी अपने घुटनों पर जाते हुए मोयन को ग्रीट करना शुरू कर दिया। ताइफेंग तो अब तक मिंगयू को पहचान चुका था, इसलिए वो कहने लगा, ये तो मिंगयू है ना, वो रिफाइनर। इस साल तो लाइफेंग हॉल के रिफाइनर्स की लिस्ट में इसका नाम सबसे पहले नंबर पर था। जबकि मोयन तो अपने दोनों डेसिबल्स को अपने सामने देखकर काफी खुश था। वो उनसे कहता है कि अब जबकि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके तो मैं किसी चीज के लिए भी परेशान नहीं हूँ। तभी वहाँ पर दौड़ता दौड़ता गु यूफेंग भी पहुँच चुका, जो कि आते साथ ही मिंगयू से कह रहा था, मास्टर हाउचेन ने तुम्हें बुलाया है क्योंकि वो तुम्हें अपना डेसिबल बनाना चाहते हैं। जिस पर तो मिंगयू भी उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम उन्हें जाकर बता दो कि मैंने लाइफिंग हॉल की 9th क्लास को ज्वाइन कर लिया है, अब से मेरे टीचर मोयन है। इसी वजह से गु यूफेन मास्टर हाउचेन को ये बताने के लिए रवाना हो चुका। उसके यहाँ से जाते साथ ही मोयन अपनी सारी क्लास से कह रहा था, मिंगयू और यांग तुम दोनों के यहाँ पर आने की खुशी में मैं तुम सबको आज ट्रीट दूंगा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर टीचर शाओ पर आ जाता है, जो कि 4th क्लास के लीडर पर भड़कते हुए कह रहे थे, तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर लेकर आना चाहिए था। लेकिन इस निकम्मे को क्या ही मालूम कि वो दोनों तो पहले से ही मोयन के स्टूडेंट्स हैं। मोयन जो कि अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा था, वो यांग से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर नैन्यू सिटी में सब कैसा है। जिस पर तो यांग ने भी बताना शुरू कर दिया। वो मोयन से कहता है कि अब मू और किन फैमिली दोनों ही पीस में हैं। साथ ही साथ अब बायोन सिटी में आपका एक स्टैचू भी है। ये सब सुनकर तो मोयन काफी खुश था। अब वो आगे सवाल करते हुए कहता है कि मेरे फादर कैसे हैं। मोयन का ये सवाल सुनकर मिंगयू उदास होते हुए कहता है, उन्हें तो हमने काफी अरसे से नहीं देखा, मगर वो जहाँ कहीं भी हैं जरूर ठीक ही होंगे। अपने फादर से मोयन को मिंगयू के फादर याद आ गए। इसी वजह से वो दोबारा से मिंगयू से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर तुम्हारे फादर कैसे हैं। लेकिन इससे पहले कि मोटा मिंगयू उसकी बात का जवाब दे पाता, यांग फौरन से बोलते हुए कहने लगा, आपको पता है कि इसके फादर भी अब नैन्यू सिटी में है। साथ ही साथ अब वो एक मिडिल क्लास रिफाइनर बन चुके। मगर मिंगयू और मोयन की तो एक डील हुई थी, जिसके मुताबिक मिंगयू के फादर को मू फैमिली के लिए काम करना होगा। इसी वजह से मिंगयू को लग रहा था कि ये सब बातें सुनने के बाद टीचर मोयन को गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए वो उसे कहने लगा, टीचर मोयन क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? पर मोयन तो इस बात से जरा बराबर भी गुस्सा नहीं था, उल्टा वो तो इस बात से खुश है। और इसी तरह से इन लोगों के दरमियान बातें चल ही रही थी कि नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया गया, जहाँ पर तो मोयन अपनी क्लास से कह रहा था कि अब हमारी क्लास पूरे लाइफिंग हॉल में काफी फेमस हो चुकी, जिसके लिए तो आप लोगों को हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। इसी वजह से ये लोग अरीना में पहुंच चुके। इधर आने के बाद यांग की युआनजी के साथ फाइट हो रही थी। यांग अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए युआनजी पर अटैक कर देता है। युआनजी यांग के इस अटैक को अपने हाथों की मदद से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा करने में वो कामयाब ना हो पाया और पीछे की तरफ हट जाता है। ये देखकर तो मोयन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, युआनजी क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने ऑरा को अपने हाथों में कंडेंस करना चाहिए। अब की बार तो युआनजी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, पर यांग भी काफी चालाक था। वो फौरन से अपनी सोर्ड को गायब करते हुए शैडो मूव का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ गया और अपनी सोर्ड की मदद से युआनजी की बम पर जोर से स्टैप कर देता है। युआनजी बेचारा तो अब बैठने के काबिल भी नहीं रहा। तभी वहाँ पर टीचर शाओ भी अपने नमूनों के साथ पहुँच चुके। वो तो असल में यहाँ पर अपने स्टूडेंट की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आए थे, जिसे तो कल यांग ने यहाँ से मार मार कर भगा दिया था। टीचर शाओ तो यहाँ पर सजेशन देते हुए कह रहा था, कैसा रहेगा कि अगर आपकी और मेरी क्लास के दरमियान ग्रुप फाइट्स हो। यहाँ पर टोटल 3 फाइट्स होंगी, जिसके लिए तो मोयन भी एग्री हो चुका था। इसलिए वो उसे कहता है, चलो आज स्टूडेंट्स को पिक करते हैं। टीचर शाओ ने तो यहाँ पर पहली फाइट के लिए शिनजेन को चूज कर लिया। ये बात सुनकर तो शिनजेन टीचर शाओ से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या फर्स्ट फाइट के लिए मेरा जाना सही रहेगा, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअल गैप एलम के 4th स्टेज पर हूँ। टीचर शाओ तो उसे डांटते हुए कहने लगे, मैंने तुमसे जितना कहा बस उतना ही करो। शिनजेन को तो खुद पर कुछ ज्यादा ही प्राउड था, इसलिए वो फ्लेक्स करते हुए कहने लगा, अगर आज मैं इस फाइट में हार गया तो अगले 1 महीने तक मैं तुम सबकी सॉक्स को धोऊंगा। ये कहते साथ ही वो अरीना में पहुंच चुका, जबकि मोयन तो अभी तक यही सोच रहा था कि इसे फाइट करने के लिए आखिर कौन से स्टूडेंट को भेजा जाए। और तभी उसकी नजर लिंजिली पर पड़ गई, जिसे वो कहने लगा, इससे फाइट करने के लिए तुम जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बोलिंग स्पेयर की टेक्निक की प्रोग्रेस को देखना चाहता हूँ। लिंजिली की तो शक्ल ही बता रही है कि वो इस फाइट के लिए जरा बराबर भी तैयार नहीं, मगर मजबूरन उसे मोयन के कहने पर फाइट में कूदना पड़ा। शिनजेन ने भी इस बात को भांप लिया, इसीलिए वो उसका और ज्यादा हौसला तोड़ने के लिए कह रहा था, ख्याल रहे बस तुम अपने पेन में सुसु न कर देना। ये कहते साथ ही शिनजेन ने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया और देखते ही देखते एक स्लैश अटैक को लिंजिली की तरफ चल दिया, जिससे तो लिंजिली ने बड़े आराम के साथ काउंटर कर लिया। अब शिनजेन खुद अपने
अपने स्पेयर को लेते हुए लिंजी ली पर अटैक करने के लिए आ चुका। लिंजी ली भी उसके इस अटैक को अपने स्पेयर की मदद से रोके हुए था और एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ ये दोनों ही पीछे की तरफ हट गए, जबकि शिनचैन अपने मन में सोच रहा था इसके ट्रू एसेंस की पावर तो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्या ये मुझसे ज्यादा पावरफुल हो चुका? जबकि लिंजी ली का दिमाग तो उल्टा चल रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे शिनचैन ने अपनी पूरी पावर्स का यूज नहीं किया और इसी वजह से वो अपने स्पेयर को लेते हुए शिनचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। शिनचैन भी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। 9th क्लास के बच्चों को भी ये बात साफ साफ नजर आ रही थी कि लिंजी ली इस फाइट को आराम के साथ जीत सकता है, लेकिन उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं, इसी वजह से ये फाइट इतनी ज्यादा लंबी चल रही है। और आखिरकार लिंजी ली ने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए शिनचैन की स्वॉर्ड पर स्टैब कर दिया, जिसकी वजह से तो शिनचैन पीछे की तरफ हटते हुए इंजर्ड हो चुका और इस बात से तो शिनचैन को काफी गुस्सा आ गया। इसी वजह से वो दोबारा से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन टीचर शाओ को भी ये बात अच्छे तरीके से मालूम हो चुकी कि शिनचैन लिंजी ली को हरा नहीं सकता। इसी वजह से वो शिनचैन को आवाज लगाते हुए कहता है कि शिनचैन वापस आ जाओ, पर शिनचैन को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सवाल करते हुए कहने लगा, टीचर शाओ अभी तक तो मैंने अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल भी नहीं किया। पर टीचर शाओ तो उल्टा उसी पर भड़कते हुए कहता है, कौन सी घटिया टेक्निक? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पर टेक्निक्स है और अगले बंदे के पास कुछ नहीं? शिनचैन को भी समझ आ चुका कि टीचर शाओ अब उसकी एक बात भी नहीं सुनने वाले, इसी वजह से वो मुंह लटकाते हुए वापस आ चुका। नेक्स्ट फाइट के लिए मिस्टर शाओ ने तायुआन को भेज दिया। यहाँ पर मोयेन भी मु फेंगशियान से कह रहा था कि तुम्हें सिर्फ 3 मूव्स का इस्तेमाल करते हुए इसे हराना होगा। तुम अपनी टेक्निक इम्प्रिंट ऑफ द शैडो गॉड का इस्तेमाल करोगे और अगर आज तुम इसे 3 मूव्स का इस्तेमाल करते हुए ना हरा पाए तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मु फेंगशियान के लिए तो ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं था और ये बात तो हमें अरीना में देखने को मिल ही गई, क्योंकि तायुआन तो मु फेंगशियान की मूवमेंट तक को नहीं देख पाया और मु फेंगशियान ने उसके ब्रोच को उतार लिया। ये देखकर तो तायुआन बहुत ही ज्यादा शॉक था, इसी वजह से वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ से रवाना हो चुका। नेक्स्ट थर्ड और लास्ट फाइट के लिए 4th क्लास से जाने वाला था शेंग मिंगयू। शेंग मिंगयू तो पूरे लाइफेंग हॉल का सबसे होनहार स्टूडेंट था, इसी वजह से उसे फाइट करने के लिए मोयेन ने यांग को भेज दिया। शेंग अरीना में पहुंचने के बाद यांग से कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम एक जीनियस हो, पर मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल गैप रेलम के 5th स्टेज पर हूँ। ये तो यांग है, न कि लिंजी ली, जो कि इसकी इस तरह की बातों से डर जाएगा। उल्टा वो तो इससे यहाँ पर कह रहा था कि मैं तो सिर्फ अपने एक ही मूव का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें आराम से हरा दूंगा। उसकी ये बात सुनकर तो शेंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि इतने भी एरोगेंट मत बनो, वैसे भी मैं तुम्हें थोड़ी देर तक तुम्हारी औकात दिखाई दूंगा। ये कहते साथ ही वो फौरन से अपनी सोर्ड को लेते हुए यांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। यांग तो अपनी जगह से टस से मस ना होते हुए सिर्फ अपने सोर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करके न सिर्फ शेंग को रोक देता है बल्कि साथ ही साथ उसकी सोर्ड को भी टेढ़ा कर दिया। ये सब देखकर तो 9th क्लास के सारे बच्चों को एक बड़ा झटका लगा। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यांग इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, जबकि मोयेन भी टीचर शाओ को नीचे दिखाने के लिए कह रहा था, टीचर शाओ हमने तो तीनों मैच को ही जीत लिया, क्या अब आप गिव अप करते हैं? टीचर शाओ बेचारा यहाँ पर क्या ही कर सकता था गिव अप करने के अलावा। इसी वजह से वो अपने स्टूडेंट्स को लेते हुए यहाँ से दफा हो गया। जबकि 9th क्लास के बच्चों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुश होते हुए कहते कि हम जीत गए, पर मोयेन तो उनकी सारी खुशी पर पानी फेरते हुए कहने लगा कि चलो दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ताइफेंग, हुआन, शुआन, गैन और शाओ तुम सब लोग ही मिलकर येन का मुकाबला करोगे। जो बात सुनते साथ तो गैंग मोयेन से सवाल करते हुए कहने लगा, टीचर मोयेन क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? पर मोयेन ने तो उसकी बात पर हंसना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो उनसे कह रहा था, अगर तुम लोग यांग से हारे तो तुम्हें सरीना के पूरे 20 चक्कर लगाने होंगे और अगर यांग इस फाइट में हार गया तो फिर उसे लगाने होंगे। ये बात सुनते साथ ही ये सब लोग अरीना में पहुंच चुके थे, जहाँ पर 5 का मुकाबला एक के साथ होने वाला है। इन सब ने अपने अटैक्स को रेडी कर लिया था जो कि ये यांग पर चलने वाले हैं। शाओ का सेक्रेट बीस्ट भी यहाँ पर बाहर आते हुए उसे कहने लगा, तुम 5 लोग उस अकेले के मुकाबले में हो, लेकिन तुम लोग फिर भी हार जाओगे, पर मैं तुम्हारी उसे जीतने में मदद कर सकता हूँ। मगर शाओ को तो उसकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो उसे कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद इन सब लोगों ने मिलकर यांग पर अटैक कर दिया। देखते हैं जहाँ पर तो ये सब लोग ही मिलकर भी यांग का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से मोयेन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा कि तुम लोग को मैं सिखाता हूँ कि आखिर इसे कैसे हराना है। उसके ये कहते साथ यहाँ पर यांग और मोयेन के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई। मोयेन जो कि शुरू से ही इस फाइट को डोमिनेट कर रहा था, आखिरकार उसने यांग पर एक स्लैश अटैक लगाते हुए बड़े ही आराम के साथ हरा दिया। इसके बाद वो सबको बताता है कि यांग को भले ही स्वॉर्ड इंटेंट आता है मगर उसकी स्वॉर्डमैनशिप अभी भी मैच्योर है, फिर भी तुम 5 मिलकर उसे हरा नहीं पाए, जबकि तुम सबके पास भी सुप्रीम डिवाइन स्किल्स मौजूद हैं। कोई भी पिल आपकी मार्शल आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकती, उसके लिए तुम लोग को प्रैक्टिस करनी होगी, इसलिए जल्दी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और ये कहते ही मोयेन यहाँ से रवाना हो चुका। उसके यहाँ से जाते साथ ही वो सब लड़के यांग के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे, यार तुम तो काफी अमेजिंग हो, हम 5 तो मिलकर भी तुम्हें नहीं हरा
आ पाए और टीचर मोयन ने तुम्हें आराम से हरा दिया। तभी यांग ने यहाँ पर रिवील कर दिया कि टीचर मोयन को तो पहले से ही स्वॉर्ड एंड टेंट आता है और ना सिर्फ उन्हें आता है बल्कि उन्होंने तो मुझे सिखाया। उसकी ये बात सुनकर तो सब बच्चे ही काफी ज्यादा हैरान थे। वो हैरत से कहते हैं कि क्या टीचर मोयन को ये भी आता है? कोई इंसान इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है? जिस पर तो यांग भी उनसे कह रहा था कि हाँ, टीचर मोयन काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैं उनके साथ खड़ा होकर मिस किन को बचाना चाहता हूँ। मिस किन का नाम सुनकर तो वो बच्चे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे मिस किन भी टीचर मोयन की तरह काफी ज्यादा टैलेंटेड होगी, क्योंकि वो पर्सन जिसे टीचर मोयन पसंद करे भला वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। यांग अब यहाँ पर उससे समझाते हुए कहता है कि हाँ, तुम उनसे जरूर मिलोगे, मगर इसके लिए तुम लोग को पावरफुल होना पड़ेगा। सब बच्चे ही यांग की बातों से काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुके थे, जबकि मोयन भी दूर से खड़ा ये सारा नजारा देख रहा था कि अचानक से वहाँ पर मिस शिन्यू पहुँच गई, जिसे देखकर तो मोयन डर ही गया। मगर वो खुद को संभालते हुए मिस शिन्यू से सवाल करते हुए कहता है कि बहुत दिन हो गए हम लोग को मिले हुए। असल में तो टीचर शिन्यू अपनी बहन के साथ यहाँ पर आई थी। शिन्यू चाहती थी कि मोयन उसकी बहन को पढ़ाए। मोयन पहले तो इसके लिए एग्री नहीं था, मगर थोड़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार मोयन भी इसके लिए मान चुका। मोयन की एक्सेप्टेंस देखकर तो शिन्या काफी ज्यादा खुश थी। उसकी खुशी देखकर तो साफ पता चल रहा था कि वो दिल ही दिल में मोयन को पसंद करती है। ये बात तो उसकी बहन शिन्यू को भी समझ आ चुकी थी, इसीलिए वो उसे सवाल करते हुए कहती है क्या तुम मोयन को पसंद करती हो? जिस पर तो शिन्या ना में जवाब देते हुए कह रही थी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बात सुनकर तो शिन्यू उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें हमारी आइडेंटिटी को याद रखना होगा, क्योंकि पूरे नैन्यू एम्पायर में ऐसा कोई भी नहीं जो कि तुम्हारे काबिल हो। अगर मैं मोयन की एग्री हो भी जाती हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंडपा कभी भी इसके लिए नहीं मानेंगे, इसलिए तुम्हें अपने दिल पर काबू रखना होगा। शिन्या को तो मिस शिन्यू की ये सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ चुका था। वो उसे जोर से पीछे झटकते हुए कहती है ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं, इसलिए तुम इससे दूर ही रहो। और मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मॉम डैड और ग्रैंडपा इसके लिए एग्री होते हैं या फिर नहीं। और ये कहते साथ ही वो यहाँ से रवाना हो चुकी। इधर वो याना भी प्रैक्टिस करने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसे यूनर मिल गई, जो कि उसे रोकते हुए कहती है मोयन तुमसे मेरी मदर मिलना चाहती है, इसलिए मेरे साथ चलो। मगर मोयन ने तो उसके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जिसका बड़ी ही आसानी के साथ ड्रैगन लिस्ट में नाम आ जाए। जिस पर तो यूनर मोयन को जवाब देते हुए कहने लगी अच्छा, तो तुम भी ड्रैगन लिस्ट में आना चाहते हो? वैसे इसका एक तरीका मेरे पास मौजूद है। ये सुनकर तो मोयन उसे हैरत से सवाल करते हुए कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था? क्या टीचर्स भी ड्रैगन लिस्ट में एंटर हो सकते हैं? अब यूनर मोयन के पास आकर उसे बताती है कि हाँ, कीशियन एकेडमी में न सिर्फ स्टूडेंट्स ही ड्रैगन लिस्ट में आ सकते हैं, बल्कि यहाँ पर एक ऐसी ड्रैगन लिस्ट भी मौजूद है जिसमें टीचर्स भी एंटर कर सकते हैं। यूनर को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब बताने के बाद मोयन उसके साथ चलने के लिए एग्री हो जाएगा, मगर मोयन तो उसे उल्टा गुड बाय कहते हुए यहाँ से रवाना हो चुका कि तभी अचानक से उसके सामने लिन चान्यू आ गया, जिसे तो देखकर मोयन डर ही गया। इसीलिए वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसे आने के लिए किसने कहा? अब लिन चान्यू उसे जवाब देते हुए कह रहा था कि मास्टर आपने ही मुझसे कहा था। जिस पर तो मोयन को भी याद आ गया कि उसी ने लिन चान्यू से कहा था कि तुम्हें छुप कर रहना होगा। अब वो लिन चान्यू से सवाल करते हुए कह रहा था क्या लाइफिंग हॉल में कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर मेरा ब्रेक थ्रू हो सके, जो कि थोड़ी सी डेंजरस भी हो? थोड़ा सा याद करने पर लिन चान्यू को याद आ गया कि लाइफिंग हॉल में तो एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि थी लाइफिंग पकोड़ा। मोयन तो ये बात सुनते साथ ही फौरन से लिन चान्यू को लेते हुए उसी लाइफिंग पकोड़ा के सामने पहुंच चुका। अंदर जाने से पहले वो लिन चान्यू से कह रहा था कि तुम जाकर यांग, मिंगयू और बाकी के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर बुलाकर ले आओ। और ये कहने के बाद मोयन लाइफिंग हॉल पकोड़ा के अंदर रवाना हो चुका, जबकि शान्यू बाकी के लोगों को लेने के लिए चला जाता है। लाइफिंग पकोड़ा के ग्राउंड फ्लोर पर मोयन के सामने फर्स्ट लेवल के स्पिरिट बीस्ट आ चुके थे, जो कि सीधा आगे की तरफ बढ़कर मोयन पर हमला करना चाहते थे, मगर मोयन ने तो सिर्फ अपनी पावर्स को अनलीश करके उन सबको ही दूर पटक दिया। इन सब स्पिरिट बीस्ट को हराने के बाद मोयन सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगा। नेक्स्ट हमें मार्शल एरिना का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो यांग की एडवांस क्लास के स्टूडेंट के साथ फाइट हो रही थी, जिसे तो यांग ने बड़ी ही आसानी के साथ हरा दिया था। और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर यह अनाउंसमेंट हो जाती है कि नाइन्थ मिडिल क्लास अब एडवांस क्लास में प्रमोट हो चुकी है। तभी इन सबके पास भी लिन चान्यू पहुँच चुका, जो कि इन सबको लेते हुए लाइफिंग पकोड़ा में आ जाता है। यांग को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टीचर मोयन ने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया। इसीलिए वो मोयन से सवाल करते हुए कहने लगा टीचर अब तो हम एडवांस क्लास में प्रमोट हो चुके, तो हमें इस ट्रेनिंग की क्या जरूरत? अब मोयन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कितना अरसा हो चुका तुम लोग को पढ़ाते हुए, और तुम्हें अब तक ये बात समझ नहीं आई कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मोयन अब यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि अचानक से लिन चान्यू की नजर मोयन की चोटों पर पड़ गई। इसी वजह से वो मोयन के पास
जाकर उसे सवाल करते हुए कहता है कि मास्टर आपको क्या हुआ, क्या सेकंड फ्लोर के स्पिरिट बीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल है कि उन्होंने आपको इंजर्ड ही कर दिया। लिन शानयू की बात सुनकर तो मोयन हल्का सा मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं सेकंड फ्लोर पर था, बल्कि ये सारी चोटें तो मुझे अर्थ डिस्ट्रॉइंग बियर किंग से फाइट करने के दरमियान लगी। अर्थ डिस्ट्रॉइंग बियर किंग का नाम सुनकर तो लिन शानयू को एक बड़ा झटका लगा। वो दोबारा से मोयन से सवाल करते हुए कहने लगा, वो तो एक 8 लेवल का बीस्ट है, यानी कि आप 8 फ्लोर से आ रहे हैं। अब मोयन उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी यहाँ पर बहुत सारे फर्स्ट लेवल के बीस्ट आ चुके थे, जिनसे तो फाइट करने के लिए सातों ही रेडी है। पासी में खड़ा मोयन लिन शानयू से बात करते हुए कह रहा था, सीनियर क्लास कंपटीशन में टोटल 18 क्लासेस पार्टिसिपेट करेंगी। अगर ये लोग 4th फ्लोर तक ना जा सके तो इन्हें फाइट में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं। जबकि सामने की तरफ मौजूद इन सब ने तो स्पिरिट बीस्ट से फाइट करना शुरू कर दिया था और यूं ही लगातार फाइट करने के बाद इन लोगों ने वहाँ मौजूद सारे के सारे स्पिरिट बीस्ट को हरा दिया। मगर इससे तो ये सातों भी काफी ज्यादा थक चुके, इसीलिए मोयन ने अपने पास से हीलिंग पिल्स को निकालते हुए इन सब की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे तो कंज्यूम करते हैं साथ ही इन सब की एनर्जी वापस से रिकवर हो गई। अब मोयन इन सबको इनकी गलतियां बताता है जो कि इन सब ने फाइट के दरमियान की। इसी के साथ ही इन लोगों की आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी, इसीलिए ये सब लोग ही लाइफ एंड पगोड़ा से बाहर आ जाते हैं। गैन तो इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली अब वो लोग घर जा रहे हैं। तभी मोयन उसकी बम पे एक जोरदार लात मारते हुए कहने लगा, तुमने इतना अच्छा काम भी नहीं किया जितना तुम खुश हो रहे हो, इसलिए जाओ और जाकर रेस्ट करो, क्योंकि कल वापस से तुम सबको ट्रेनिंग करनी है। मोयन की ये बात सुनते साथ तो ये सब लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शाओफेन और उसके ग्रैंडपा पर आ जाता है, जहाँ पर उसका ग्रैंडपा गोल्ड और आयरन को मिक्स करते हुए एक वेपन को रिफाइन करने ही वाला था कि शाओफेन उसे रोकते हुए कहता है, ग्रैंडपा अगर आपने इन दोनों मटेरियल्स को मिक्स करके एक वेपन को रिफाइन कर लिया तो वो वेपन काफी शार्प तो जरूर होगा, मगर उसकी रेजिस्टेंस पावर कम होने की वजह से वो जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा। शाओफेन की ये बात सुनकर तो उसका ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा खुश था, इसलिए वो उससे सवाल करते हुए कहता है, आखिर तुम्हें ये सब किसने सिखाया? जिस पर तो शाओफेन उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये सब टीचर मोयन ने सिखाया। अब उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हाँ तुम्हारे टीचर मोयन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। यहाँ पर तो शाओ भी अपने घर पहुँच चुका था, जहाँ पर तो उसके फादर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ उन्हें भी ये न्यूज मिल गई थी कि 9th क्लास अब एडवांस क्लास में प्रमोट हो चुकी है, इसीलिए वो शाओ से काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद वो मोयन की तारीफ करते हुए कहने लगे कि मोयन तो काफी अमेजिंग है। शाओ अपने फादर की ये बात सुनकर कहने लगा कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर मॉम ने तो टीचर मोयन की काफी इंसल्ट की थी, इसीलिए उन्हें टीचर मोयन से माफी मांगनी चाहिए। अब शाओ का फादर कहता है कि तुम्हारी मदर भी कीशन एकेडमी की एक डीन है और उनसे ये कहना कि वो जाकर एक टीचर से सॉरी करें तो ये कुछ अच्छी बात नहीं होगी, हम इस बारे में दोबारा बात जरूर करेंगे। अभी तुम जाकर रेस्ट करो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो ये सातों ही लाइफिंग पगोड़ा में पहुंच चुके थे और इनकी आज की परफॉर्मेंस कल की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा बेहतर थी। इसलिए मोयन लिन शानयू से कहता है कि तुम इन सबको नेक्स्ट फ्लोर पर ले जाओ। ये बात सुनकर तो लिन शानयू मोयन से सवाल करते हुए कहने लगा, तो फिर आप कहाँ पर जा रहे हैं? मोयन अब लिन शानयू को बताता है कि मैंने सुना है कि उस कंपटीशन में टीचर्स की भी फाइट होगी और अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज ना किया तो हो सकता है कि मुझे उनसे फाइट करने में मुश्किल हो और ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करना होगा, जिसके लिए तो मोयन 8th फ्लोर पर आ चुका था और उस बेर किंग ने तो आते साथ ही मोयन पर अटैक्स करने शुरू कर दिए, जिससे तो मोयन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका और वो भड़कते हुए उस किंग से कहने लगा, आज तो मैं तुम्हारी टांगे काट कर ही रहूंगा। और ये कहते साथ ही मोयन ने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया। ये दोनों ही अब धीरे धीरे करके एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि मोयन ने यहाँ पर सोर्ड थ्रू हेवन और सोर्ड थ्रू शैडो टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह करते हुए आधा महीना गुजर गया और आखिरकार मोयन ने अर्थ डिस्ट्रॉइंग बेयर किंग को हरा दिया और ऐसा करते ही मोयन लाइफिंग पगोड़ा से बाहर आ गया, जहाँ पर तो लिन शानयू उसका इंतजार कर रहा था। वो मोयन को बताता है कि सीनियर क्लास कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और कल उसका पहला राउंड होगा, जहाँ पर तो 18 क्लासेस पुयन माउंटेन्स पर जाकर वहाँ पर हाई लेवल बीस्ट को हंट करेंगी। नेक्स्ट डे मोयन लिन शानयू के साथ पुयन माउंटेन्स पर पहुँच चुका, पर आने में उसे थोड़ी देर हो जाती है और इसी बात पर टीचर शाओ मोयन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? लगता है कि तुम अपनी क्लास की हार को नहीं देखना चाहते। मेरे ख्याल से तो तुम्हारी 9th क्लास फर्स्ट राउंड को भी कंप्लीट नहीं कर पाएगी। टीचर शाओ ने तो मोयन की क्लास को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था, इसलिए मोयन अपनी क्लास को डिफेंड करते हुए कहता है, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, बस तुम ये दुआ करो कि तुम्हारी क्लास का मेरी क्लास के साथ सामना ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरी क्लास तुम्हारी क्लास की अच्छे से पिटाई लगाएगी। डीन होंगचेन आगे की तरफ बढ़कर इन दोनों को खामोश करवाते हुए कहते हैं, तुम दोनों लड़ना बंद कर दो। टीचर मोयन तुम लेट आए हो, इसलिए मैं तुम्हें गेम
के रूल समझा देता हूँ। टॉप 10 में आने के लिए आपको हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट को हंट करना होगा। इसके लिए सब स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। मोयन को डीन की सारी बातें समझ आ गई और साथ ही साथ उसे अपनी क्लास की जरा बराबर भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसकी क्लास इस कंपटीशन को आराम से जीत लेगी। इसी वजह से वो एक साइड पर बैठते हुए कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका और तभी किसी स्टूडेंट ने डेंजर सिग्नल सेंड किया, जिसे तो देखकर मोयन परेशान हो जाता है। इसके बाद मोयन फौरन से उसकी तरफ जाने लगा। इस इमरजेंसी सिग्नल को किसी और ने नहीं बल्कि शिन्या ने भेजा था, क्योंकि टीचर शाओ की क्लास के स्टूडेंट्स अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शिन्या को मारना चाहते थे। शिन्या जो कि पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड थी, वो यहाँ पर अपनी फैमिली टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसके और उसके सिस्टर के बारे में सबको मालूम हो जाएगा और ऐसा तो शिन्या कभी नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो खुद को हिम्मत देते हुए कहती है कि मुझे इनका मुकाबला करना होगा। ये सब सोचते हुए शिन्या आगे की तरफ बढ़कर कुमिंग पर अटैक करना चाहती थी, मगर कुमिंग तो शिन्या से काफी पावरफुल था। इसी वजह से उसने शिन्या पर एक काउंटर अटैक करते हुए उसे दूर पटक दिया। अब कुमिंग अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए शिन्या को मौत की घाट उतारने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर वक्त आते मोयन पहुँच गया, जिसने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए कुमिंग को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद वो शिन्या के पास जाकर उससे सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम ठीक हो? शिन्या उसे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मोयन को तो शिन्या की ऐसी कंडीशन देखकर इन सब नमूनों पर काफी गुस्सा आ चुका। इसीलिए वो उससे कहता है कि आखिर तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाने की? इसी वजह से अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर कुमिंग को तो इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा वो तो यहाँ पर मोयन से कहता है, ये तो बस अभी शुरुआत थी, आगे देखो हम तुम्हारी क्लास के साथ क्या क्या करते हैं। जिस पर मोयन उसे जवाब देते हुए कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहते साथ ही मोयन ने एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए कुमिंग का खेल वहीं पर खत्म कर दिया, जो देखकर तो कुमिंग के साथ ही काफी डर चुके। मोयन का तो इन सब लोगों को भी मारने का इरादा था, मगर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वहाँ पर टीचर शाओ पहुँच चुके, जो कि मोयन पर भड़कते हुए उसे सवाल करके कहते हैं, मोयन आखिर ये तुमने क्या किया? इसके बाद मोयन उसे एक 4th लेवल बीस्ट की बॉडी दिखाकर कहने लगा कि इसे एक डबल एज सोर्ड की मदद से मारा गया था, जो कि शिन्या का वेपन है। और अगर तुम शिन्या की चोटों पर गौर करो तो तुम्हें ये बात मालूम हो जाएगी कि शिन्या को ये सारी चोटें उस बीस्ट से फाइट करने के दरमियान नहीं लगी, बल्कि इसे तो किसी हैवी हैमर से मारा गया था। जो बात सुनते साथ तो टीचर शाओ की क्लास के स्टूडेंट ने अपने हैमर को छुपाने की नाकाम कोशिशें करना शुरू कर दी, मगर इसका तो अब कोई फायदा नहीं था। तभी वहाँ पर शिन्या को ढूंढते हुए उसकी बहन भी पहुँच गई, जो कि शिन्या की ऐसी कंडीशन देखकर मोयन से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर इसके साथ ये सब किसने किया? मोयन अब उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये तो तुम्हें इन लोगों से पूछना चाहिए। टीचर शाओ को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि अब तो ये दोनों से नहीं छोड़ने वाले, इसलिए वो डीन के सामने मजलूम बनने का नाटक करते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं, मोयन ने मेरी क्लास के स्टूडेंट को मार दिया। डीन भी यहाँ पर शाओ की साइड लेते हुए कह रहा था कि मोयन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुमिंग ने शिन्या को परेशान जरूर किया, मगर उसने उसे जान से नहीं मारा था, और तुमने कुमिंग को मारकर एकेडमी के रोज को तोड़ा है। इसी वजह से पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारी क्लास के पार्टिसिपेंट को कम करके 5 कर दिया गया है। मोयन को तो डीन की बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो उससे कहता है, मेरी क्लास के स्टूडेंट को वो मारने वाले थे, क्या मैं चुप करके तमाशा देखता? ये सुनकर तो डीन कहने लगा कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने नाइंसाफी की तो तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात कहते साथ ही डीन लाओ यहाँ से रवाना हो चुके, जबकि टीचर शाओ आगे की तरफ बढ़ते हुए कुमिंग की बॉडी उठा के यहाँ से चल दिया। इन सब लोगों के यहाँ से जाने के बाद शिन्या मोयन से माफी मांगते हुए कहती है कि टीचर मोयन प्लीज आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब उसकी वजह से हुआ। इसलिए मोयन उससे कहता है, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, 5 लोग भी काफी होंगे। नेक्स्ट सीन में हम मोयन को क्लासरूम में देखते हैं, जो कि अपनी क्लास से सवाल करते हुए कह रहा था, तुम में से कौन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है? जिस पर लिंजी मोयन से कह रहा था कि टीचर मोयन आप ये खुद ही डिसाइड कर दें कि हम में से कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि हमें से कोई मसला नहीं। ये बात सुनकर तो मोयन ने लिंजी, शाओ, यांग, मुफेंग शियान और गैन को चूज कर लिया था। इसके बाद मोयन इन सब को लेते हुए अरीना में आ जाता है, जहाँ पर इन लोगों की 18 क्लास के साथ फाइट होने वाली थी, जो कि पूरी एकेडमी की वीकेस्ट क्लास है। मगर टीचर शाओ और डीन कमीनगी करते हुए मोयन की क्लास की फाइट 18 क्लास की बजाय 11 क्लास से करवा देते हैं। मोयन को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि ये लोग चीटिंग करने पर उतर आए हैं, इसलिए मोयन अपनी क्लास से कहता है कि तुम लोग इन्हें फर्स्ट राउंड में अच्छा मजा चखा देना। जिसके बाद ये लोग अरीना में उतर जाते हैं, जबकि बाकी के सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में बैठकर इस मैच को देख रहे थे। मोयन को अपनी क्लास पर पूरा ट्रस्ट था कि वो 11th क्लास को आराम से हरा देंगे, इसलिए वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका। यहाँ अरीना में मोयन की क्लास के स्टूडेंट्स यही डिसाइड कर रहे थे कि आखिर इन्हें किस तरह से हराया जाए कि ये अपनी हार को हमेशा याद रखें, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि यांग अकेला जाकर
उन सातों का मुकाबला करेगा। अब यांग यहाँ अरीना में आकर 11 क्लास से कहने लगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से अरीना में आओ, मेरे पास तुम्हारे जितना फालतू टाइम नहीं। यांग की ये बात सुनकर तो 11 क्लास के टीचर को काफी गुस्सा आ चुका और वो गुस्से से कहता है कि जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। जबकि यांग के बाकी के क्लास फेलोज उसके लिए काफी परेशान थे कि क्या वो अकेला 7 लोगों का मुकाबला कर पाएगा। इधर अरीना में यांग ने जैसे ही अपनी पावर्स को अनलिश किया तो पूरी की पूरी 11 क्लास ही डर गई। ये देखकर तो उनका टीचर उन्हें डांट लगाते हुए कहने लगा कि तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रहे हो, जल्दी से आगे बढ़कर उस पर अटैक करो, वो सिर्फ स्पिरिचुअल गैप रेलम के 4th लेवल पर है। जो बात सुनते साथ तो इन सब लोगों ने हवा में जंप लगाते हुए एक स्टार फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए यांग ने एक डिवाइन स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को क्रिएट कर लिया था, जो कि सीधा आगे की तरफ जाकर उस स्टार फॉर्मेशन से टकराकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके इफेक्ट के कारण यांग अरीना से बाहर जाने ही वाला था, लेकिन वक्त रहते ही उसने खुद को संभाल लिया। ये देखकर तो मोयेन उसे कहने लगा कि बेवकूफ इंसान, आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुकाबले में 7 लोग हैं, तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो। जो सुनकर तो यांग ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ 2 स्लैशेस अटैक चल देता है और इसी वजह से तो 11th क्लास के 3 पार्टिसिपेंट भी आउट हो चुके। ये नजारा देखकर तो टीचर श्याओ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यांग इतनी छोटी सी एज में आखिर किस तरह से सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट को यूज कर सकता है और यांग की ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स अपनी स्वॉर्ड को मूव तक नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यांग ने इन सबको हराने के लिए वहाँ पर एक जायंट स्वॉर्ड को क्रिएट करना शुरू कर दिया। यांग की इस डिवाइन स्वॉर्ड को देखकर 11th क्लास का टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है, तुम लोग जल्दी से अपनी टर्टाइज फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर दो, जो कि मैंने तुम लोगों को सिखाई थी। अपने टीचर की बात सुनते साथ तो इन लोगों ने टर्टाइज फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर दिया और इसी फॉर्मेशन की वजह से इनके चारों तरफ एक शील्ड बैरियर क्रिएट हो गया, जो देखकर तो इनके टीचर को ऐसा लग रहा था कि यांग की स्वॉर्ड उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। मगर यांग की स्वॉर्ड जैसे ही जाकर उस शील्ड के साथ हिट हुई तो उसने उस शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 11th क्लास के टीचर को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी सबसे खतरनाक टेक्निक इस तरह से चूर चूर हो गई और यांग उन सबको हराने के बाद मोयेन के पास आ गया और उससे कहने लगा, जो मोयेन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एम्बेरस नहीं किया होगा। जिस पर तो मोयेन उसे जवाब देते हुए कह रहा था, ये तो वैसे भी एक बेवकूफों की टोली थी, इनसे जीतना कोई बड़ी बात नहीं, तुम इससे भी अच्छा कर सकते थे। यांग मोयेन को जवाब देते हुए कहता है कि टीचर, मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा परफॉर्म करूंगा। जबकि यहाँ पर 11th क्लास के टीचर की तो काफी बेइज्जती हो चुकी। वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है, तुम लोगों को अपनी जीत पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर के बाद यहाँ टीचर्स की भी बैटल होगी, उस वक्त मैं तुम्हें इतना बेइज्जत करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। उस टीचर की ये सारी बातें सुनने के बाद उसे चिढ़ाने के लिए यांग मोयेन से कहता है, टीचर मोयेन, लोग हारने के बाद भी इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं। जिस पर तो मोयेन भी उसका साथ देते हुए कह रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेशर्म हो जाते हैं। और इससे तो 11th क्लास के टीचर की एक बार फिर से बेइज्जती हो गई और वो गुस्से से मोयेन की तरफ बढ़ने लगा। मगर डीन उसे रास्ते में रोकते हुए कहते हैं कि इस फाइट को अरीना में करो। इसी वजह से ये दोनों टीचर्स ये अरीना में पहुंच चुके और यहाँ पर आने के बाद किजिमिंग मोयेन से कहने लगा, मैं स्पिरिचुअल गैप रेलम के 5th लेवल पर हूँ और तुम ये सोचना भी मत कि तुम मुझसे जीत सकते हो। किजिमिंग को तो खुद पे कुछ ज्यादा ही प्राउड था। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मोयेन उसे हरा ही नहीं सकता। मगर ये तो उसकी एक गलतफहमी थी, जो कि भी थोड़ी देर तक दूर हो जाएगी। यूनिट भी यहाँ पर अपने कजिन्स के साथ मोयेन की फाइट देखने के लिए पहुंच चुकी। किजिमिंग ने यहाँ पर अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए अपने वेपन को बाहर निकाल लिया, जिसके साथ वो अपनी सारी एनर्जी को कंबाइन कर देता है और इसी वजह से उस एक्स का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका। असल में किजिमिंग यहाँ पर ये चाहता था कि वो सिर्फ एक ही मूव का इस्तेमाल करते हुए मोयेन को हरा दे, मगर हमारा मोयेन भी किसी से कम थोड़ी था। उसने भी अपने ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किजिमिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका और इसी वजह से मोयेन के पास अब किजिमिंग का एक्स आ चुका था, जिसे लेकर मोयेन सीधा किजिमिंग के पास जाकर उसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम सरेंडर करोगे। किजिमिंग को भी ये बात मालूम हो जाती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए उसे मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ पर तो यूनिट के कजन भी मोयेन की ऐसी पावर्स देखकर काफी हैरान थे और वो यूनिट से मोयेन की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि तुम्हारा फियांसे तो काफी पावरफुल है। 9th क्लास भी अपनी टीचर की जीत पर काफी खुश थी। वो मोयेन की तारीफ करते हुए कहते हैं, टीचर मोयेन, अब तो बहुत अमेजिंग है, आपने तो सिर्फ एक ही मूव का इस्तेमाल करते हुए किजिमिंग को हरा दिया। अब मोयेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल था, अगर मैं अपनी क्लेवरनेस का यूज ना करता तो वो मुझे आराम से हरा देता। जिसके बाद तो लिंचियानियो ने यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था कि कैसे मोयेन ने उसे 1 मूव का इस्तेमाल करते हरा दिया। वो बताता है कि मोयेन ने फोर्स बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मोयेन के मेरिडियन सब डैमेज हो चुके, साथ ही साथ उसकी सोल भी अनस्टेबल है। इसी के साथ मोयेन इन सबको समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने ओपोनेंट को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। आने वाले कंपटीशन इतने ज्यादा स्मूथ नहीं होंगे, इसीलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। सीन में हम यहाँ पर मोयेन को देखते हैं, जो कि वापस से घर पहुंच चुका था। मोयेन यहाँ पर अपनी सोल पावर का यूज करते हुए अपने मेरिडियंस को हील करने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक्सट्रीमली
एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसेस है, मगर इसके अलावा मोयन के पास कोई और ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं। इसी वजह से मोयन को ये करना होगा। और यूं ही लगातार थोड़ी देर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करने के बाद आखिरकार मोयन ने अपने मेरिडियंस को हील कर ही लिया। नेक्स्ट डे मोयन की क्लास की फाइट होने वाली थी 4th क्लास के साथ, जो कि किसी और की नहीं बल्कि टीचर शाओ की क्लास है। टीचर शाओ यहाँ पर अपनी क्लास से कह रहा था, रूल्स के अकॉर्डिंग तुम लोग किसी को मार नहीं सकते, मगर उसे इतना ज्यादा इंजर्ड जरूर कर सकते हो कि वो लोग नेक्स्ट आने वाली फाइट्स को ना लड़ सके। टीचर शाओ की क्लास भी उसकी तरह कमीनी थी। वो लोग भी समझ चुके कि अब उन्हें क्या करना है। सबसे पहली फाइट के लिए अरीना में यांग जी पहुंच चुका था, जिसके बारे में लिन शानियो बताते हुए कहता है, यांग जी की स्वॉर्ड इतनी तेज मूव करती है कि आज तक इसे कोई भी हरा नहीं पाया। और स्वॉर्ड का नाम सुनकर तो यांग मोयन से कहता है कि टीचर मोयन, क्या मैं इस फाइट के लिए जाऊं? और इस बात के लिए तो मोयन भी एग्री था, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम जा सकते हो। और इसी वजह से यांग अब अरीना में पहुंच चुका था। इन दोनों की फाइट वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि एक तरफ है सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट और दूसरी तरफ है फास्ट स्वॉर्ड। यांग जी को तो यहाँ खुद पे कुछ ज्यादा ही प्राउड था, इसीलिए वो यांग से कहता है कि मेरी टेक्निक तुमसे ज्यादा बेटर है और मेरी स्वॉर्डमैनशिप के साथ आज तक मुझे कोई भी हरा नहीं पाया। इस बात पर तो यांग ने उसकी बेइज्जती कर डाली। वो उससे कहता है, तुम ये बात इसी वजह से कह पा रहे हो क्योंकि आज तक तुम मुझसे नहीं मिले थे और आज के बाद तुम ये नहीं कह पाओगे कि मुझे किसी ने नहीं हराया। यांग की ये बात सुनकर तो यांग जी को गुस्सा आ गया। इसी वजह से उसने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश अटैक को यांग की तरफ चल दिया, जिसे तो यांग ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए काउंटर कर लिया था। साथ ही साथ वो आगे बढ़ते हुए यांग जी पर अटैक कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियानी फाइट स्टार्ट हो चुकी। टीचर शाओ तो यहाँ पर अभी भी इस बात को लेकर परेशान है कि क्या यांग जी इस मैच को जीतेगा या फिर नहीं, और ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड को देखना मत भूलना।